जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस के लिए एक ऐसा पूरा मॉक टेस्ट आप सभी के लिए आ चुका है, जिस मॉक टेस्ट में साथियों इतनी ताकत है, ये एक अकेला मॉक टेस्ट आपका पूरा पेपर साथियों पास करवा सकता है। तो अगर आपको सिलेक्शन से प्यार है और अगर आपको अपने माँ बाप से प्यार है, यानी कि अपने माँ बाप के लिए आप अगर साथियों अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हो, क्योंकि आपके सिलेक्शन से इनडायरेक्टली जो खुशी होगी ना, वो आपके माँ-बाप से ज़्यादा किसी को नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी एक तरीके से बात करें। तो अगर आप चाहते हैं अपने माँ और बाप का सम्मान करना या उनके सम्मान को बढ़ाना, तो साथियों सिलेक्शन आपको यूपी पुलिस में लेना है और हर हालत में लेना है। यानी कि साम, दाम, दंड व भेद जो तरीका आपको अपनाना पड़े, जितना भी आपको पढ़ना पड़े, आप पढ़ेंगे और सिलेक्शन आप अपना एक सीट तो लेंगे साथियों। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, परीक्षा को पास कराने वाली क्लास है ये। और बात करें इसमें चारों विषयों का हम संपूर्ण ज्ञान देखेंगे, यानी कि हिंदी के क्वेश्चन पहले आएंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के, फिर साथियों रीजनिंग के और फिर मैथ के। तो जैसे साथियों एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, वैसे ही मैंने यहाँ पर पूरा मॉडल पेपर बनाने की कोशिश की है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि गहरा शब्द की अगर बात करें तो इसका भाववाचक क्या होगा। देखिए, अब मुझे यह बताइए कि चारों ऑप्शन में से साथियों आपको कौन सा ऐसा नजर आ रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कोई भाव है। गहरे में कोई भाव नहीं है, गहराई नहीं, गलत लिखा हुआ है, गहराना भी नहीं साथियों। जो ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा है गहराई शब्द, इसमें क्या है साथियों, एक भाव नजर आ रहा है। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो गहरा का भाववाचक अगर आपसे पूछे तो गहराई आपको बताना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि जय का विलोम साथियों क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जय का विलोम क्या होता है, पराजय होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। देशभक्ति में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब देशभक्ति की अगर बात करें, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, या अगर बात करें साथियों, ठीक है, या देश के लिए भक्ति यहां पर आएगा। वैसे तो संधि विच्छेद करने पर देश धन भक्ति आ जाएगा, लेकिन देश के लिए भक्ति होता है ना, और जहां पर के लिए आ जाता है साथियों, वहां पर क्या हो जाता है, संप्रदान के लिए, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास वहां पर हो जाता है। तो देशभक्ति में साथियों कौन सा समास है, सत्पुरुष समास है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के समूह को साथियों तो वर्णमाला ही कहा जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों धीरे धीरे आपका लेवल इतना बढ़ा दूंगा, यानी कि उस मुकाम तक आपको पहुंचा दूंगा जहां तक उस मुकाम पर अभी आपको होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि सिलेक्शन की अगर बात करें तो सिलेक्शन के मुकाम तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक आपको बताना है साथियों कौन सा। देखिए, कारक एक तो साथियों ये है, और दूसरा कारक साथियों ये है। तो कर्ता के साथ ने आता है, तो कर्ता कहां पर लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। और कर्म के साथ साथियों को आता है, यानी कि कर्ता की अगर बात करें और कर्म की अगर बात करें, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब साथियों शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। ये चार वाक्य आपके स्क्रीन पर है, इसमें से आपको ये बताना है कि बिल्कुल शुद्ध वाक्य कौन सा है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, यहां पर है क्यों लिखा है, देखिए है और है में बहुत अंतर होता है साथियों। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वह कितना सुंदर दृश्य है, ये बिल्कुल साथियों सही लग रहा है। यहां पर है लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पर है लिख दिया गया। वह कितना सुंदर दृश्य, इस पे साथियों गलत है, साइन गलत लगा हुआ है। ठीक है, वह यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, ये भी साइन गलत लिखा हुआ है। तो अगर साथियों बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह यहां पर नहीं लगा हुआ है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि महोत्सव का अगर संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे। देखिए, दो सार्थक सार्थक शब्द कहां पर निकल रहे हैं, एक तो महा और एक धन उत्सव निकल रहा है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, महाधन उत्सव हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि साथियों सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा, तो सत्याग्रह की अगर बात करें, क्या इसको सत्य का आग्रह कहा जा सकता है, या सत्य के लिए आग्रह कहा जा सकता है, या सत्य के आग्रह कहा जा सकता है, या सत्य में आग्रह कहा जा सकता है। तो सत्य के लिए आग्रह कहा जा सकता है साथियों। इसका जो सामासिक विग्रह होगा ना, जैसे कि देशभक्ति के लिए बताया था ना मैंने, देश के लिए भक्ति, तो वैसा ही सत्याग्रह का आपसे पूछा जा रहा है, तो सत्य के लिए आग्रह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का आपको बताना है कि मतलब साथियों क्या होता है, बताइए।
चलिए साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों परीक्षा में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूं जिनके आने की 99% पॉसिबिलिटीज है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। तो बता दीजिए साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होगा? अपनी आलोचना स्वयं करना, बुराई स्वयं करना नहीं, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना, यह भी नहीं साथियों, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। यानी कि आपने देखे होंगे कुछ लोग जो अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं, जब भी उनसे मिलो अपनी तारीफ वो शुरू कर देंगे। यानी कि वो क्या काम करते हैं साथियों? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। तो आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। परिक्रमा की अगर बात करें, परिक्रमा में उपसर्ग साथियों क्या होगा? तो जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकल कर आएंगे, एक तो परि निकल कर आएगा और एक क्रमा निकल कर आएगा। तो परि में साथियों परिक्रमा में उपसर्ग क्या हो जाएगा? परी हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो सौभाग्य तो आपका ये पुल्लिंग है। सुंदरता की अगर बात करें, सुंदरता कैसी है? तो सुंदरता आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। उसके अलावा काव्य भी पुल्लिंग है और चंद्र भी पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें, शब्द जो श्लेष है ना, ये शब्द अलंकार है। यमक भी शब्द अलंकार है। उसके अलावा अनुप्रास भी शब्द अलंकार है। लेकिन अतिशोक्ति अलंकार की अगर बात करें तो ये शब्द अलंकार नहीं है साथियों, ये अर्थ अलंकार है। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको तो हम लोग अभूतपूर्व ही कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अभूतपूर्व का मतलब क्या होता है साथियों? जो पहले कभी ना हुआ हो। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो साथियों तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बात करें साथियों, दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास की है। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। रामचरितमानस भी साथियों तुलसीदास जी की है। लेकिन यामा की जब हम बात करते हैं तो ये तो महादेवी वर्मा की रचना है, ये तुलसीदास जी की नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड क्लास। बच्चा में अगर बात करें, बच्चा में अगर हम पन जोड़ दें, प्रत्यय जो है ना पन, इसको अगर जोड़ दें तो क्या शब्द बनेगा? बच्चापन, बचापन, या बचा पवन, या साथियों बचपन। तो क्या बनेगा? देखिए यहां पर सार्थक शब्द कौन सा आपको लग रहा है? सार्थक शब्द आपका यही होगा। तो अगर बात करें बच्चा शब्द में ये प्रत्यय जोड़ दे पन, तो कैसा शब्द बन जाएगा? बचपन बन जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। हमें यह भी तो देखना है ना कि सार्थक शब्द भी तो बनना चाहिए। शर्त यह है कि सार्थक शब्द बने, यानी कि जिसका कोई मतलब हो, जिसको कभी आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा हो, कभी लिखा हो, या कहीं पर कभी पढ़ा आपने हो उसको। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द साथियों देशज है। इन चार ऑप्शन में से, इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि देशज कौन सा शब्द है। तो देखिए खिड़की सब घर में होती है, बात करें तो खिड़की आपका कैसा है, आप लोग ध्यान रखेंगे ये एक देशज शब्द है। ठीक है ना? तो ट्रिक की अगर बात करें, खिड़की हर जगह होती है, हर घर में होती है, तो ये अपना ही देश का शब्द है साथियों। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए, अगर इंसानियत शब्द की बात करें, इसके टुकड़े कर दिए जाए, यानी कि इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए, तो क्या शब्द बनेगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इंसानी तो नहीं बनेगा, एक सार्थक शब्द आपका या तो ये है और आपका ये है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, इंसान धन ईयत बन जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भती गई सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ कैसा? तो इसमें से देखिएगा कि हिंदी के जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, उसमें से कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट कर पाते हो। ठीक है ना? और साथियों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम तक अगर ये पूरा मॉडल पेपर, डेली ये क्लास होती है, और अगर मैं बात करूं साथियों, डेली आपकी ये क्लास होती है आप सभी के लिए, और बहुत सारे ऐसे मैंने मॉडल पेपर तैयार कर रखे हैं, जिन मॉडल पेपर में साथियों चारों विषयों की बात की गई है। यानी कि चारों विषय है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके है। तो वो सारी क्लासेस आप लोग देख लेंगे तो तैयारी में आपकी चार चांद लग जाएंगे, और एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। भई गति सांप छछूंदर केरी, ये एक लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? सांप और छछूंदर जैसा होना नहीं, सांप का छछूंदर जैसा होना नहीं, दुविधा में पड़ जाना साथियों। जब दुविधा में इंसान पड़ जाता है तो कहता है भई गति सांप छछूंदर केरी। तो आंसर अगर आपका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचाने। यानी कि ये एक कैसा वाक्य है? देखिए ना तो यहां पर तथा नजर आ रहा है, ना यहाँ पर और नजर आ रहा है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। ना यहाँ पर क्योंकि नजर आ रहा है, ना यहाँ पर के नजर आ रहा है। तो साथियों ये एक सरल सा वाक्य है, यानी कि नीली कमीज वाले छात्र को, ठीक है,
ये कलम दे दो। तो सिंपल सा वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि ये विशेष्य क्या होता है। 3 शब्द मैं आपको बार-बार बताता हूँ। एक मैं आपको बताता हूँ विशेषण क्या होता है, एक बताता हूँ प्रविशेषण क्या होता है और एक बताता हूँ विशेष्य क्या होता है। जैसे कि एक सिंपल सा वाक्य बोलूँ जैसे कि मेरा नाम अदनान है। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि अदनान बहुत अच्छा लड़का है या अदनान बहुत अच्छा है, ये मैं आपसे बोलूँ, ठीक है? या मैं ये बोलूँ अदनान बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने यहाँ पर साथियों क्या लिखा? मैंने यहाँ पर लिखा अच्छा अच्छा लड़का, ठीक है? राइटिंग पर मत जाइएगा अभी ठीक है अच्छा लड़का और यहाँ पर मैंने बहुत भी लिख दिया। अब ये साथियों इसमें जो 3 शब्द है ना, अगर बात करें जिसकी तारीफ़ की जाती है, किसकी तारीफ़ की जा रही है? इस लड़के की तारीफ़ की जा रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगी? ये आपका विशेष्य हो जाएगा। अब किस शब्द के द्वारा साथियों हमने तारीफ़ की? इस शब्द के द्वारा तारीफ़ की, तो ये आपका साथियों विशेषण हो जाएगा। अगर बात करें साथियों ये शब्द क्या है? ये शब्द, तो ये आपका साथियों प्रविशेषण है। यानी कि विशेषण की तारीफ किसने की? इस शब्द ने की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में एक जवाब एक आपसे पूछ लिया जाता है इससे। तो विशेष्य की अगर बात करें, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है, सॉरी विशेष्य कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताए जो शब्द, उसको प्रविशेषण कहेंगे और जिस शब्द की विशेषता, जैसे मोटा आदमी है, अब आदमी क्या है? आदमी की विशेषता बताई गई ना, ध्यान दीजिए, आदमी की विशेषता बताई गई, तो आदमी यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा और मोटा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब मैं कहूँ बहुत मोटा है, तो बहुत क्या हो जाएगा? ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि डंका बजाना, इसका मतलब क्या होता है साथियों बताइए? तो बात करें साथियों डंका कौन बजाता है जो अपना बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करता है, तो प्रचार करने को एक तरीके से कहा जा सकता है डंका बजाना। उसके बाद देखिए दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? विकार मतलब होता है कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए दो शब्द हैं, ठीक है ना, दो शब्द हैं और उसको हमने जोड़ दिया, यानी कि मैं अगर बात करूं साथियों दो शब्द लिख दूं, यहाँ पर एक तो लिख दूं विद्या और एक लिख दूं साथियों अर्थी, ठीक है ना? तो यहाँ पर साथियों अगर मैं ये लिख दूं तो दो शब्द हैं समीपवर्ती वर्ण है, यानी कि एक ये वर्ण एक ये वर्ण, इसका जब हम मेल कर देते हैं और जो इसमें परिवर्तन पैदा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अभी आप लोग इसके बाद सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे उसको देख कर जाइएगा और फिर जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में जिस तरीके से आपको समझाने वाला हूं आज, उसको एक बार जरूर देखेंगे। मेरा मानना है साथियों अगर उन सभी सवालों को आप देख लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन करने की ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी और आपको प्रश्न को समझने की ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी और उसका आंसर निकालने की ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी। और मैं बहुत लंबे तरीके से आपको नहीं समझाता हूं, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाता हूं। भले उसमें समय ज्यादा जाता हो, हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट जाता हूं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं तो उसमें 1 मिनट लगता है। लेकिन अगर मैं उसी सवाल को करूं तो 20 25 30 सेकंड से ज्यादा का समय साथियों नहीं लगेगा। ठीक है, समझाता हूं तो हर एक बात बताता हूं, हर एक पॉइंट बताता हूं, बिल्कुल शून्य से हर एक चीज, बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी सी आपको बताता हूं, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है ना, तो मैथ रीजनिंग को साथियों जरूर देखिएगा। अगर क्लास में आपने एंट्री ली है और आप चाहते हैं सिलेक्शन पाना, तो इस क्लास का हर एक प्रश्न आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए और उसका जवाब भी आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। पुस्तकीय शब्द में साथियों प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो पुस्तक हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या प्रत्यय के रूप में आएगा? सी वाला आएगा, यह शब्द आएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए जो जो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन था ये कब हुआ और कहां पर हुआ? तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन साथियों कहां पर हुआ? आप लोग ध्यान रखेंगे मॉरिशस में हुआ और 28 से 30 अगस्त 1976 को हुआ। कहीं कहीं पर 26 अगस्त भी लिखा हुआ है, 26 अगस्त से 30 अगस्त तक, और कहीं कहीं पर साथियों 28 अगस्त से 30 अगस्त भी लिखा है। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के आंसर जो आएगा मॉरिशस आएगा, उसको आपको टिक कर देना है। अब उसके बाद देखिए साथियों चतुर्भुज का संधि विच्छेद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो चतुर्भुज की अगर संधि
विच्छेद की बात करेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साथियों यहां पर अगर बात करें बड़े ऊ की मात्रा लगी है वहां में, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहां पर साथियों भी गलत हो जाएगा। कुल मिला के अगर बात करें तो चतुर्धन भुज हो जाएगा। आंसर आपका आएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए संसार की अगर संधि विच्छेद करते हैं तो कौन सा संधि विच्छेद करने के बाद शब्द बनेंगे साथियों? तो बात करें यहां पर सम बन जाएगा और सार बन जाएगा, यानी कि संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम प्लस सार हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि चोर ने, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये साथियों। देखिए, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए किस किस कारक का प्रयोग हुआ है ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहां पर चोर ने, ठीक है ना, तो चोर ने कर्ता कारक का इस्तेमाल हुआ है, ये ने जो आता है कर्ता ने आता है कर्ता के लिए, ठीक है। धन के लिए ये क्या आ गया साथियों? संप्रदान आ गया, ठीक है ना, संप्रदान का भी हुआ है। उसके अलावा साथियों धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन, तो धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन, ठीक है, गर्दन की धड़ से अलग कर दी। अब यानी कि अलग हुआ है, अलगाव हुआ है और से आया है तो अपादान का भी इस्तेमाल हुआ है। धारदार हथियार से, तो साथियों कर्ता ने कर्म को कर्ण से का भी इस्तेमाल हो गया है। उसके अलावा साथियों संबंध और अधिकरण अब हमें देखना है। अब यहां पर आप देखिए कि चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन, व्यवसायी और गर्दन के बीच की आया है या का आ जाए, की आ जाए तो वो संबंध के अंतर्गत ही आता है, तो संबंध कारक का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अधिकरण का यहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि कोई मे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई पर का इस्तेमाल नहीं हुआ है कहीं पर। तो मे और पर का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो कि अधिकरण के अंतर्गत आता है, तो नहीं हुआ है साथियों। तो किसका, किस कारक का इस्तेमाल नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर डी वाले का अधिकरण का इस्तेमाल नहीं किया गया, बाकी सभी का किया गया है। तो जिनका आंसर भी यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि गोपनीय शब्द की जब हम साथियों बात करते हैं तो इसका विलोम क्या होता है? पारदर्शी होता है, राज होता है या शासकीय होता है? देखिए गोपनीय की अगर बात करें तो कोई बात है वो गुप्त है, एक तरीके से गोपनीय है। लेकिन पारदर्शी क्या होता है साथियों? ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल आमने सामने एक तरीके से कह सकते हैं। तो गोपनीय का विलोम क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा, और पारदर्शी का विलोम क्या हो जाएगा? गोपनीय हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए शिथिल की आपसे पूछी जा रही, इसका विलोम क्या होता है बताइए? तो शिथिल के विलोम की अगर बात करेंगे तो चंचल, आप लोग ध्यान रखें क्योंकि शिथिल का विलोम चंचल ही होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अत्युच्च, क्या अत्युच्च शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन उच्च निकल कर आएगा। अति आपका क्या हो जाएगा साथियों? अति आपका उपसर्ग हो जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। साथियों पूरा पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे और मैं ये कोशिश करता हूँ साथियों पूरी पूरी कि क्लास आपको करवाऊं, लेकिन बहुत लंबी क्लास नहीं होना पाए, क्योंकि साथियों मैं ये चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे दूं और बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा दूं कि कम से कम आपका एक एग्जाम निकल आए। भले आप टॉप ना करो, भले आपकी रैंक 1 ना आए, भले आपकी 100 के अंतर्गत रैंक ना आए, लेकिन आपका एक सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इतना मैं आपको साथियों पढ़ा दूंगा। और अगर इतना आप पढ़ लेते हैं ना तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो सिलेक्शन से आपको साथियों रोक दे। चलिए, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताइए। यानी कि अगर बात करें साथियों कि यहां उपसर्ग कोई है तो उर्दू का तो मुझे नहीं लग रहा है। अभ्यागत का अगर बात करें साथियों यहां भी नहीं है। अपवित्र की अगर बात करें ये भी नहीं है। लेकिन हाँ बद जो होता है ना, यहाँ पर बद और धन नाम निकलेगा संधि विच्छेद करने पर, तो बद जो होता है ना साथियों ये एक उर्दू का शब्द है, उर्दू उपसर्ग है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद इसमें से कौन सा है? देखिए सममात्रिक, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि जो चौपाई होता है ना ये एक सममात्रिक छंद होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए भाई कौन सा इसमें से सममात्रिक छंद है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है और यही ज्यादातर साथियों पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कसौटी शब्द की अगर बात करें तो कसौटी ये कैसा शब्द है? तो कसौटी साथियों तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका एक तद्भव शब्द है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
उसके बाद देखिए कि 5 लाख की लॉटरी लगते ही अब उसके के आगे क्या बताना है बताइए। तो 5 लाख की लॉटरी किसी की लगी है तो क्या उसके तोते उड़ जाएंगे या छक्के छूट जाएंगे या दिन फिर जाएंगे या दिन पक जाएंगे। तो दिन पक जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा, छक्के भी क्यों छूटेंगे, तोते उड़ जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं साथियों उसके दिन फिर जाएंगे, यानी कि उसके दिन बदल जाएंगे। अब किसी की भी 5 लाख की लॉटरी लगी है तो उसके दिन बदल जाएंगे भाई, जैसे वो सब उसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक तरीके से बदल जाएगा, घर बार मतलब सब कुछ रहन सहन बदल जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात करें यहां पर जो खाली जगह में जो शब्द आना चाहिए थे वो दिन फिर गए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने हमें कुछ आवश्यक आज्ञा दिए दिए थे, अधिकार दिए थे, उपदेश दिए थे या निर्देश दिए थे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर सबसे सही की अगर बात करें कौन सा सबसे यहां पर निकटतम उत्तर बैठ रहा है तो मैं कह सकता हूं साथियों निर्देश बैठ रहा है। उन्होंने हमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे, ये आपका होता है। ठीक है, क्योंकि आवश्यक के साथ आज्ञा आए ये अच्छा नहीं लग रहा है, आवश्यक के साथ अधिकार आए ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, आवश्यक के साथ जो अच्छा लग रहा है साथियों वो निर्देश ही लग रहा है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। और आपने बहुत बार देखे भी होंगे कि ये आपके लिए आवश्यक निर्देश है, निर्देश से पहले आवश्यक होगा साथियों। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए निष्काम की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। निष्काम का संधि विच्छेद आपसे बताना है साथियों आपको। यहां पर देखिए निष्क धन काम हो जाएगा या नित धन, नित तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला शा पूरा भी नहीं आएगा। तो साथियों अगर बात करते हैं निहि धन काम हो जाएगा, निष्काम का संधि विच्छेद है। तो यहां पर अगर बात करें जो लोग भी सोच रहे थे कि आंसर डी होना चाहिए तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दुरु किस संधि का उदाहरण है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो दुरु की अगर बात करें साथियों क्या हो जाएगा, दुहु धन रुहु हो जाएगा, यानी कि इसमें कौन सी संधि आ जाएगी, विसर्ग संधि आ जाएगी। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों अब आपके यहां पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे और सामान्य ज्ञान के वही प्रश्न मैं आपको यहां पर करवाऊंगा जिनके एग्जाम में आने की साथियों पूरी पूरी संभावना है। चलिए तो देखिए साथियों और पहले प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो पूछा जाए साथियों किस पार्टी की स्थापना की थी तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की तो साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किसने की थी आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। साथियों जब हम परीक्षा की बात करते हैं ना तो सामान्य ज्ञान की अगर बात करें जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो कोई नहीं कर पाता है। तो सामान्य ज्ञान के सेक्शन में कम से कम आप इतना तैयार कर लो कि जो आसान आसान क्वेश्चन आए उनको कर डालो और जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आए उनको कर डालो। कठिन तो कोई नहीं कर पाता है, कठिन जितना जितना पढ़ोगे सामान्य ज्ञान में क्या पता आया क्या पता नहीं आया। तो कम से कम आपका कंट्रोल जो होना चाहिए, आपकी कमांड जो होना चाहिए वो सिंपल से मॉडरेट क्वेश्चन पर होना चाहिए। और सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कम से कम मेरा मानना है कि 38 प्रश्नों में से साथियों, ठीक है 38 प्रश्नों में से 25 का टारगेट आपका बन जाए, बहुत है साथियों। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो साथियों बात करें इल्तुतमिश, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और कोशिश ये कीजिए कि क्लास में ही आपको सारे के सारे प्रश्न और उसके जवाब याद हो जाएं। तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। भारतीय प्रतीक पर जो उत्कीर्ण है साथियों सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है तो ये तो साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। तो जैमिनी राय की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों चित्रकला से संबंधित है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो किस नदी पर हुआ था साथियों, दामोदर नदी पर किया गया था। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो किया गया था ना साथियों, ये कौन सी नदी पर हुआ था तो दामोदर नदी पर हुआ था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये बहुत आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे गोदावरी की जब हम साथियों बात करते हैं तो गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है या दक्षिण गंगा कहा जाता है। कुल मिला के आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। जो नोटबंदी हुई थी साथियों, इस नोटबंदी का क्या उद्देश्य था, अगर बात करें डेमोनेटाइजेशन का साथियों क्या उद्देश्य था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो काले धन को अर्थव्यवस्था की
मुख्य धारा में लाना यानी कि मालूम पड़े भैया कितना काला धन है, ये उद्देश्य हो सकता है। नकली मुद्रा पर रोक लगाना ये भी उद्देश्य हो सकता है। आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना ये भी उद्देश्य हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण साथियों किस वर्ष किया गया? ये सभी क्वेश्चन साथियों आपका सामान्य ज्ञान को रिवाइज कर डालेंगे। ठीक है ना, यानी कि जो आप सामान्य ज्ञान में पढ़ चुके हो उन सभी का रिवीजन साथियों इस क्लास के माध्यम से हो जाएगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में साथियों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है, आपसे पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है साथियों? जो इंडस्ट्रियल की अगर बात करते हैं ना, जो एक तरीके से तो ये अगर बात करें साथियों, ये सबसे अधिक कर का भुगतान करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, कहीं कहीं किसी किसी किताबों में मैंने सेवा क्षेत्र में इसका उत्तर देखा है। तो दोनों बातें ही आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने बहुत जरूरी है या अनिवार्य है? तो कम से कम साथियों 2 अधिवेशन तो होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। राष्ट्रीय एकता परिषद की अगर बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है बताइए? तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये तो साथियों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए संविधान की व्याख्या कौन करता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो जो न्यायपालिका है अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट है जो, यानी कि न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, यही साथियों संविधान की व्याख्या करते हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों पुस्तकों से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत साथियों पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो एक पुस्तक है द रोड अहेड, आपके एग्जाम में पूछी जाना है। तो आपकी अगर बात करें साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या दे सकते हैं? तो बिल गेट्स की साथियों पुस्तक है। बिल गेट्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, द रोड अहेड। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। साथियों अभी अगर बात करें, मैं एक ऐसी वीडियो साथियों बनाने की सोच रहा हूं जिसमें यूपी पुलिस में जितने भी चैप्टर आते हैं हिंदी में जितने भी चैप्टर आते हैं, लगभग लगभग जितने भी अगर बात करें, तो एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपका साथियों क्वेश्चंस भी हो और उसकी थ्योरी भी हो, यानी कि एमसीक्यू प्लस थ्योरी वाली क्लास साथियों आपके लिए आ रही है। और उस क्लास की अगर बात करें कितनी लंबी हो नहीं मालूम, कह सकते 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे की भी वो वीडियो हो सकती है, लेकिन एक सिंगल ऐसी वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं जो साथियों 37 प्रश्नों में से आपका लगभग लगभग 30 का एवरेज, 30 का टारगेट पूरा कर देगी अगर आप उस सिंगल वीडियो को भी देख लेते हो। तो साथियों आप सभी के लिए वो वीडियो मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना है, काम उस पर साथियों चल रहा है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेडक्वार्टर की जब हम साथियों बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय साथियों लुसाने में स्थित है। और लुसाने कहां पर है? ये साथियों स्विट्जरलैंड में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चेतना उतक के नाम से जाने जाने वाला उतक, यानी कि चेतना उतक किस उतक को कहा जाता है? तो तंत्रिका उतक की साथियों जब हम बात करते हैं, इनके तंत्रिका उतक को क्या कहा जाता है? चेतना उतक कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का साथियों पीएच मान 7 होता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। प्रकाश वर्ष साथियों किसकी इकाई? देखिए बहुत लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए साथियों किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। आंसर आपका ए के साथ। उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल साथियों किस नगर में है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो ये तो साथियों उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। पूछा जाए कि यूपी का जो पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है ये कहां पर है? तो आगरा में है साथियों। उसके बाद देखिए कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा साथियों कहां पर किया जाता है लोक नृत्य? तो ये तो सोनभद्र में किया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि कुछ कथन आपके सामने दे रखे हैं, लगभग 3 कथन, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से कथन साथियों सही है। तो पहले कथन की साथियों जब हम बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। तो ये तो साथियों बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर बात करें कि संपूर्ण, दूसरा वाला कथन है संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट लिखा हुआ है साथियों,
संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो यह साथियों सही नहीं लग रहा है। यानी कि पहला वाला और दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही था, और कहां पर लिखा हुआ है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन साथियों कब किया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में देखिए योजना आयोग की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कब इसका गठन किया गया, तो 1971 में किया गया। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है साथियों, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, तो बात करें साथियों कौशाम्बी की जब हम बात करते हैं तो ये जैन धर्म का भी तीर्थ है और साथियों बौद्ध धर्म का भी एक तीर्थ है महत्वपूर्ण। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब उसके बाद देखिए यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय साथियों वो अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगवाएगा, ऐसा होगा क्या? तो देखिए यदि कोई पुलिस अधिकारी है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है, तो उस समय वो अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा। बिल्कुल साथियों, अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो वो उन्हीं यूनिफॉर्म में होना चाहिए, और कहा जा सकता है मतलब 99% कहा जा सकता है यूनिफॉर्म में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं लोग, ठीक है, तो कम से कम साथियों ये तो जरूरी है कि प्लेट वर्दी पर यानी कि उसके अपने नाम की प्लेट वर्दी पर होना चाहिए। बिल्कुल सही। गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य हस्ताक्षर कराएगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना संबंधी या मित्र तक पहुंचाए कि भैया हम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कुछ एक्शन लो, कुछ आगे कहानी बढ़ाओ, वकील साहब को बुला कर लाओ। तो कुल मिला के ये उसको अधिकार होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है। तो पुलिस अधिकारी पर साथियों दंड लगते रहते हैं। सेवा से पदच्युत कर दिया जाए यानी कि नौकरी से ही निकाल दिया जाए, तो ये तो इससे बड़ा और दंड क्या हो सकता है। अगर बात करें प्रोन्नति को रोकना यानी कि जो प्रमोशंस होते हैं वो रुक जाना, तो ये तो होता रहता है साथियों, और ऐसा बहुत होता है कि भैया प्रमोशन हो गया, उन्होंने ऐसा काम कर दिया तो उस वजह से उनका प्रमोशन रुक गया। सेवा से हटाना या पदोन्नत करना, तो साथियों अगर बात करें सेवा से हटाना भी एक बहुत बड़ा दंड है उनके लिए, और पदोन्नत करना ये भी एक बहुत बड़ा दंड है, लेकिन प्रमोशन से रोकना कोई बहुत बड़ा दंड नहीं माना जाता है। ऐसा साथियों होता रहता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है, यानी कि कोई ऐसा पुलिस अधिकारी है जिसके खिलाफ कोई विभागीय जांच चल रही है, उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए वो क्या करेगा? अपने बचाव के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है, उसका निलंबन आधारहीन है, या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, तो वो साथियों प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए कि डब्ल्यू के आविष्कारक कह लो या प्रवर्तक कह लो, दोनों एक ही आदमी थे, तो इनका नाम साथियों क्या था? तो आप लोग जानते हैं टिम बर्नर्स ली की अगर बात करते हैं तो ये डब्ल्यू के अंडर वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। वायुमंडल का सबसे ऊपर का साथियों स्तर कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा है साथियों? एग्जॉस्फियर कहलाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए पर्यावरण अध्ययन साथियों आवश्यक है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। बताइए प्रदूषण को रोकने के लिए यानी कि पर्यावरण का अध्ययन होना ये जरूरी है। अगर ये अध्ययन साथियों इसका करोगे तो प्रदूषण को रोक सकोगे, ठीक है, उसमें कुछ हेल्प तो कर सकोगे। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी जरूरी है पर्यावरण का अध्ययन, और मानव की खुशहाली के लिए भी जरूरी है साथियों पर्यावरण का अध्ययन। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए वियतनाम की राजधानी क्या है और वियतनाम की मुद्रा क्या है। तो वियतनाम की राजधानी की अगर बात करें तो वियतनाम की राजधानी तो हनोई है, और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा साथियों डोंग है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों किसने की थी, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब की अगर बात करें तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ये आप सभी लोग अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करके रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल के आसपास काट ली जाती है, तो ये कौन सी फसल कहलाई जाती है? तो ये तो साथियों रवि की फसल कहलाई जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भी बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए, देश का पहला राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? गुजरात के वडोदरा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंसर आपका ए के साथ। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक थे तो फारसी थे, अफगानी थे या चगताई तुर्क थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक जो थे साथियों वो चगताई तुर्क थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे यानी कि मेमोयर लिखे थे, तो किसने ऐसा किया था? फिरोज शाह तुगलक ने साथियों ऐसा किया था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि अब्बाव क्या है? अब्बाव क्या है? एक टोल टैक्स है, एक ज़कात जैसा धार्मिक टैक्स है, एक सीमा शुल्क है या विभिन्न प्रकार का कर है जैसे कि गृह कर है या सिंचाई कर है? तो क्या आपका सही जवाब होगा साथियों? अब्बाव की अगर बात करते हैं तो ये एक टैक्स है साथियों, जैसे कि गृह कर है, सिंचाई कर है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो अब साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले रीजनिंग के प्रश्न और उसके बाद साथियों मैथ के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहां पर साथियों रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इस टाइप का साथियों एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। यहां पर आपसे पूछा यह जा रहा है कि निम्न में से कौन सी आकृति चिकित्सक और शिक्षक और महिलाओं के बीच सही संबंध को दर्शाती है? मान लेते हैं साथियों, अगर बात करें साथियों, ये क्या हो जाती है? ये आपकी महिलाएं हो जाती है। मैं मान लेता हूं साथियों, ये आपकी क्या हो जाती है? मान लीजिए महिलाएं हो जाती है। और ये आपके साथियों क्या हो जाते हैं? ये आपके शिक्षक हो जाते हैं। ठीक है ना? ये आपके कौन शिक्षक, यानी कि कुछ शिक्षक महिलाएं भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं शिक्षक भी हो सकती हैं। अब अगर साथियों बात करते हैं यहां पर हम लोग, देखिए अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, ये क्या है? ये चिकित्सक वाला है। ठीक है, अब कहा जा सकता है कि कुछ महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चिकित्सक शिक्षक हो या कुछ शिक्षक चिकित्सक हो। ठीक है ना? तो कौन सा साथियों यहां पर डायग्राम की अगर बात करें कौन सा बन रहा है, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बन रहा है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, सुगंध का संबंध जैसे कि फूल से है तो उसी प्रकार स्वाद का संबंध किससे होगा? नमक से होगा, मीठे से होगा, जल से होगा या भोजन से होगा? देखिए सुगंध आती है फूल से, यानी कि फूल से हमें मिलती है सुगंध। वैसे ही साथियों अगर बात करें भोजन जो होता है ना, भोजन से हमें मिलता है साथियों स्वाद। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? अगर है आपका ऑप्शन डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें कि 49 का संबंध साथियों 64 से है तो 144 का संबंध किससे होगा? 169 से, 289 से, 189 से, 121 से। तो यहां पर अगर बात करें, आप लोग को मालूम होना चाहिए साथियों ये 49 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक अगला नंबर जो होता है ना वो यहां पर लिखा, ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो जाहिर सी बात है साथियों, जब ये 12 का स्क्वायर होगा, इसके एक नंबर होता है 13, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा साथियों? 13 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 169 होता है साथियों 13 का स्क्वायर। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धीरे धीरे साथियों इसको लेवल को हम उठाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल शून्य से शुरुआत की है और शिखर तक आपको पहुंचा दूंगा। तो यहां पर KNQT है, उसके बाद साथियों यानी कि इसका संबंध जो है वो LORU से है। तो जो इसमें साथियों मैटर लगा है, जो इसमें साथियों रोल लगा है, वही रोल इसमें लगेगा। ADGJ से कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए सबसे पहले लेटर पोजीशन यहां पर हम लोग रख लेंगे। के होता है साथियों 11 पर, एन होता है 14 पर, क्यू होता है 17 पर, टी होता है 20 पर, एल होता है साथियों 12 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर और आपका यू 21 पर। तो इसमें देखिए साथियों एक नंबर बड़ा है, 14 से 15 हुआ एक बड़ा है, 17 से 18 हुआ और 20 से 21 हुआ, यानी कि एक नंबर बड़ा है। तो यहां पर ए की जगह बी आ जाएगा, डी की जगह साथियों ई आ जाएगा, जी की जगह साथियों एच आ जाएगा और जे की जगह साथियों के आ जाएगा। तो BEHK कहां पर लिखा हुआ है? ये तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों डायरेक्शन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है और बताने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हर बार बताता हूं साथियों, जो सीधा हाथ होता है ना, सीधा हाथ साथियों ये क्या कहलाया जाता है? ये दायां हाथ कहलाया जाता है। ये दायां कहलाया जाता है, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में कहा जाए कि दायां मुड़ना है तो सीधे हाथ पे मुड़ना है। और जो साथियों उल्टा हाथ होता है, उल्टा हाथ, ये आपका क्या कौन सा हाथ कहलाया जाता है? बायां हाथ कहलाया जाता है।
अगर बात करें साथियों चारों दिशाओं की, जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप यहां पर ये बैठे हैं, तो ऊपर वाला साथियों हमेशा आपका उत्तर होगा, नीचे वाला हमेशा आपका साथियों दक्षिण होगा, और इधर वाला आपका साथियों पूर्व होगा, और इधर वाला आपका पश्चिम होगा। तो इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों प्रश्न की तरफ। आलोक एक लड़का है, आलोक 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में तय करता है। तो उत्तर साथियों क्या है, ऊपर की तरफ है, तो 6 किलोमीटर हमने चला दिए इसको उत्तर की तरफ, ठीक है। उसके बाद कहा गया फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं देखिए किधर है, बाएं आपका क्या है, बायां उल्टा हाथ होता है ना, तो बायां यानी कि इधर को मुड़ेगा, और कितना चलेगा साथियों, 4 किलोमीटर चलेगा लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है, तो फिर से साथियों बायां इधर ही तो मुड़ेगा, और 6 किलोमीटर चलता है, कहा गया है बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर चला दिया। तद अनुसार उसके बाद अपने प्रस्थान बिंदु से आलोक कितनी दूर पर है, प्रस्थान बिंदु ये है, आलोक अभी यहां पर है, तो इसकी साथियों दूरी कितनी है, तो जब इसकी दूरी 4 किलोमीटर है तो इसकी दूरी भी 4 किलोमीटर होगी। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, देखिए सफेद को क्या कहा गया, लाल कहा गया है, और लाल को पीला कहा गया है, पीले को हरा कहा गया है, और हरे को नीला कहा गया है। तो हल्दी का रंग कैसा होता है, इतना पता है कि हल्दी का रंग भैया पीला होता है। यहां पर पीले को क्या कहा गया है, यहां पर पीले को साथियों हरा कहा गया है। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा इस प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरे के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी में जो क्रम होगा ना वो चौथे स्थान पर साथियों कौन होगा। हम लोग देखते हैं कि एम आई सब में लिखा हुआ है, देखिए एम आई सब में लिखा है, एम आई इसमें भी लिखा है, एम आई इसमें भी लिखा है। अब मुझे ये बताइए साथियों, एस पहले आता है अल्फाबेट में या आर पहले आता है, तो मैं कहूंगा आर पहले आता है। एस बाद में आता है ना, एन पहले आता है साथियों या आर पहले आता है, तो एन पहले आता है ना, तो ये सबसे पहले नंबर पर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें एम आई यहां पर भी, अब देखिए आर पहले आएगा ना, एस से आर पहले, तो ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। यहां पर पूछा चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, चौथे नंबर पर हम लोग देख रहे हैं। अब एस यहां पर भी है और एस यहां पर भी है। उसके बाद एस पहले आएगा या टी पहले आएगा, तो मैं कहूंगा साथियों एस पहले आएगा। तो बात करें ये तीसरे नंबर पर आएगा। अब बचा क्या साथियों, ये चौथे नंबर पर आएगा, और आपसे यही पूछा जा रहा था कि कौन सा चौथे नंबर पर आएगा, तो मिस्टेक शब्द जो है वो डिक्शनरी में साथियों चौथे नंबर पर आएगा, और ये 3 शुरू के नंबर पर आएंगे। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है साथियों ये। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम आपको बताता है, बताइए। देखिए मान लीजिए क्या सबसे पहले खाद डालेंगे, या सबसे पहले एकदम खेत को जोतने लगेंगे, या सबसे पहले फसल काटेंगे, या सबसे पहले पानी देंगे। तो एक किसान होता है ना साथियों, वो सबसे पहले क्या करता है, मेरे हिसाब से साथियों वो सबसे पहले क्या करता है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। बोता नहीं है एकदम से, खाद भी एकदम से नहीं डालता है, फसल भी सबसे पहले वो अपनी जमीन को साथियों क्या करेगा, उपजाऊ बनाने के लिए उसको जोतेगा, ठीक है। उसको क्या करेगा, उसको जोतेगा, तो ये 3 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा साथियों, उसके बाद वो खाद नहीं डालेगा, बल्कि क्या करेगा साथियों, उसको जो उसको बोना होगा ना, उसको साथियों वो बोएगा, यानी कि उसके बाद ये आ जाएगी, यानी कि देखिए सबसे पहले 3 आया, फिर उसके बाद ये आ गया, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब उसने चीजें बो दी हैं साथियों। अब चीजें बोने के बाद क्या करेगा, अब जब चीजें बो देगा तो उसके बाद साथियों पानी डालेगा, जाहिर सी बात है, तो 5 अब उसके बाद आ जाएगा। यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या, खाद डालेगा या फसल काटेगा। तो अब तो साथियों वो पानी डालने के बाद साथियों वो खाद डालेगा, तो 2 आ जाएगा। और उसके बाद साथियों क्या, वो अपनी जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी पूरी तरीके से, यानी कि पहले साथियों उसने क्या किया, पहले उसने साथियों क्या किया, पहले उसने जोता खेत को, उसके बाद उसने क्या किया, बोया जो उसको बोना है, उसके बाद उसने पानी डाला, और फिर उसमें उसने खाद डाली, और फिर फसल बनकर तैयार हो गई साथियों, फिर उसने उसको काट लिया। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा, 31,525। ये कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ये अगर बात करें 31,525 तो आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चंस को क्या लिखा जाता है, यानी कि QUESTION को क्या लिखा जाता है, NXBVQLLQ लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि REPLY को क्या लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें, देखिए लेटर पोजीशन यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। क्यू की अगर बात करें, क्यू होता है 17 पर, यू होता है 21 पर, ई होता है 5 पर और एस होता है साथियों 19 पर। उसी प्रकार टी होता है 20 पर, आई होता है 9 पर और ओ होता है 15 पर। यहाँ पर अगर इसकी साथियों लेटर पोजीशन करें ना, तो साथियों यहाँ पर अब क्या आएगा, एन होता है 14 पर, तो यहाँ पर 14 आ गया। एक्स होता है 24 पर, 24 आ गया। बी 2 पर होता है साथियों, उसके बाद वी आपका 22 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, एल आपका 12 पर होता है, ये भी 12 पर होगा, ठीक, और ये आपका 17 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर बात करें कितना साथियों घटा है, तो आप लोग साफ साफ देख रहे हैं 3 घटा है। अच्छा यहाँ पर कितना घटा है, यहाँ पर 3 तो बड़ा है। अच्छा देखते हैं, तो यहाँ पर 3 घटा है और यहाँ पर 3 बड़ा है, यहाँ पर 3 बड़ा है, फिर से यहाँ पर 3 घटा है, फिर से यहाँ पर 3 बड़ा है, फिर से 3 घटा है और फिर 3 बड़ा है, फिर 3 घटा है साथियों, और अगर बात करें 3 बड़ा है, तो इसमें भी साथियों हमें यही करना होगा। 3 सबसे पहले जब 18 है बढ़ाएंगे तो साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 सबसे पहले हमें क्या करना है, बढ़ाना है साथियों, ठीक है ना। तो अगर बात करें सबसे पहले, अच्छा यहाँ पर घटा था तो यहाँ पर भी घटाएंगे, तो 15 आ जाएगा, 15 यानी कि ओ आ जाएगा, उसके बाद बढ़ाएंगे तो एच आ जाएगा ई को। पी की अगर बात करें घटाएंगे तो साथियों एम आ जाएगा, और एल में बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, और साथियों ओ एच एम ओ कहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर साथियों कुल मिला के वी आपका आ जाएगा। एच ओ एम ओ वी कहाँ पर लिखा हुआ है, एच ओ एच एम ओ वी, साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों ऊपर एक लाइन में लिखा होगा कि 4 विकल्प आपके सामने है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सबसे भिन्न है, यानी कि सबसे अलग इसमें आपको साथियों कौन सा लग रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए 144 आप सभी को पता है कि 12 का स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों 343 की बात करें तो ये तो 7 का क्यूब है, 512 की अगर बात करें तो ये 8 का क्यूब है, और 729 की साथियों ये तो 8 का क्यूब है, सॉरी 9 का क्यूब है। तो ये भी किसी संख्या का घन है, ये भी किसी संख्या का घन है, ये भी किसी संख्या का घन है, लेकिन ये साथियों वर्ग है किसी संख्या का। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले के साथ जाएगा, क्योंकि सबसे अलग यही है। अब उसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन हमने देखे रीजनिंग के, अब 10 क्वेश्चन हम देखेंगे मैथ के, और इन 10 क्वेश्चन देखने के बाद फिर से 10 क्वेश्चन हम देखेंगे रीजनिंग के, और उसके बाद फिर से साथियों देखेंगे यहां पर मैथ के। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, एक मैथ का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ये है ना 45 किलोमीटर, मतलब क्या है साथियों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, मान लीजिए, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलोगे, देखिए दो तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहां पर या तो ये दे रखा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो अगर आपसे पूछा जाए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो हमेशा साथियों 5/18 से आपको गुणा कराना है। लेकिन अगर साथियों क्या पूछा जाए, अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो, तो 18/5 से गुणा आपको करना है, बस इसको कैलकुलेट करा लो, आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा। यहां पर साथियों कितना आ जाएगा आपका, 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा, यानी कि 25/2 आएगा। 25/2 का मतलब क्या होता है साथियों, 12.5%, 12.5 होता है, यानी कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और 12.5 मीटर प्रति सेकंड कहां पर लिखा हुआ है, ये तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तब भी बदल लोगे, और अगर कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये मान लीजिए 45 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलिए, तब भी तरीका साथियों मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों ही तरीके साथियों आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक वृत्त है, तो साथियों एक वृत्त हम लोग यहां पर बना लेते हैं। ये हमने एक वृत्त बना लिया। कहा जा रहा है कि इस वृत्त का व्यास साथियों कितना है, इसका व्यास पूछा जा रहा है। इसका व्यास कितना है, 49 है, यानी कि इसकी लंबाई साथियों जो है वो कितनी है, 49 है। उसकी परिधि ज्ञात कीजिए, तो इसकी आपको परिधि ज्ञात करना है। परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। पाई की वैल्यू साथियों आप सभी को पता होगा कि 22/7 होती है, पाई की जगह 22/7 रखते हैं। अब यहां पर
तो आर है। आर क्या होती है साथियों, इसकी आधी होती है। तो जब ये पूरी व्यास साथियों कितनी है, 49 है, तो आर साथियों तो आधी होती है। तो हम ये नहीं लिख सकते कि 49/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको 2 करोगे तो 49 का आधा ही हो जाएगा। तो अगर बात करें 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/7 आ जाएगी, और 49 बटे यहां पर साथियों 2 आ जाएगा आर की वैल्यू, ठीक है ना, 49/2। इस 2 से साथियों ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से साथियों ये 49 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 22 की 7 से गुणा करोगे साथियों तो 154 आता है। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, तो अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। साथियों बहुत आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा, कोई टेंशन कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होना चाहिए। कुल मिला के अगर बात करें, देखिए आपको एक बात आप गांठ बांध दीजिए, जो आपको आता है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है साथियों कि बच्चे एग्जाम देकर आते हैं और जब रियल आंसर की से मिलाते हैं, जो ऑफिशियल आंसर की होती है या कहीं से आंसर की वगैरह मिल जाती है बहुत सारे चैनल के माध्यम से, ठीक है, तो वहां वो देखते हैं वो 7 से 8 क्वेश्चन, लगभग 8-8 9-9 क्वेश्चन वो वाले गलत करके चले आते हैं जो उनको आते थे, और वो गलत करके चले आए। यानी कि मैथ की कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, वो गलत करके चले आए, और हिंदी में उनको आता हुआ प्रश्न था लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो गई उनको, वहां पर वो गलत करके चले आए। वैसे ही जीके जीएस में भी वो गलत करके चले आए। तो मेरी एक बात याद रखिए, और सिलेक्शन जो रुकता है ना साथियों, ये जो 7-8 क्वेश्चन आपके गलत हुए, सिलेक्शन आपका यहीं पर रुकता है। तो आप ये सोचिए कि मुझे जितना आता है मैं उसको गलत नहीं करूंगा, ठीक है, और सिंपल टू मॉडरेट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको हार्ड क्वेश्चन पर देखिए, हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में साथियों 20% हार्ड क्वेश्चन डाले जाते हैं, 20% हार्ड क्वेश्चन डाले जाते हैं, और 80% क्या होता है, सिंपल टू मॉडरेट पेपर होता है। तो मेरा मानना है साथियों कि अगर आप सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन पर अपनी कमांड बना लोगे तो एग्जाम बहुत आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर बात करें साथियों, 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक, अगर 1 है तो दूसरी 2 है, तीसरी 3 है। यानी कि एक बात कहा जा सकता है कि अच्छा उनका महत्तम समवर्तक 12 है, तो संख्याएं क्या होगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो या 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, और दूसरी बात क्या है, और मासा दे रखा हो, महत्तम समवर्तक दे रखा हो, तो क्या आप करोगे, इस महत्तम समवर्तक की अगर पहले से आप गुणा कराओगे ना तो वो पहली संख्या आपको मिल जाएगी। इस महत्तम समवर्तक की दूसरी संख्या से गुणा कराओगे तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी, और इस महत्तम समवर्तक की यानी कि मासा की तीसरी संख्या से गुणा कराओगे तो तीसरी संख्या आपको मिल जाएगी। यानी कि 12 की 1 से कराएंगे 12 आ जाएगा, 12 की 2 से कराएंगे 24 आ जाएगा, 12 की 3 से कराएंगे 36 आ जाएगा। तो साथियों ये तीनों वो संख्याएं हो जाएंगी जो यहां पर पूछी गई हैं कि ये संख्याएं क्या है। तो 12 36 12 24 36 साथियों कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर यहां पर आपका साथियों क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, देखिए यहां पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसको सबसे बाद में आपको सॉल्व करना है। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इसकी जगह पे हम देख लेते हैं साथियों क्या आएगा, 13/3 लिखा है तो 13/3 हो गया, 1/3 लिखा है 1/3 हो गया। नीचे अगर सेम नंबर होगा ना साथियों तो क्या उतार दोगे, एक ही बार उतार दोगे अगर नीचे सेम नंबर है, और ऊपर क्या लिखा है 13-1 लिखा है तो 13-1 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 13 में से 1 जाएगा, 12/3 बचेगा, 3 कम 3 3 चौक 12 यानी कि 4/1 बचेगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी कि कहा जा सकता है 4 हमारा आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह पर साथियों हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, हमने लिख लिया। भाग लगा है, ये भाग लगा लिया, 1 लिखा 1 लिख लिया। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर फिर से माइनस लगाए, 4 लगा और भाग लगा है 15 लगाए। अब अगर बात करें 15/4 लिखा है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बिल्कुल, 15/4 माइनस लगाए, 1/4 लिखा है तो 1/4 हमने लिख लिया। मैंने अभी आपको बताया था नीचे अगर सेम नंबर होंगे तो उनको हम एक बार लिख लेंगे। ऊपर क्या लिखा है 15-1 लिखा है तो 15-1 लिख देंगे। अब बचेगा क्या साथियों, 14/4 बचेगा, 14/4 बचेगा साथियों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देख लेते हैं साथियों क्या लिखा था,
अच्छा सॉरी, मैंने एक बार यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर मैंने 15 क्यों मान लिया, यहाँ पर तो 5 लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/4 हो जाएगा, इसको कट कर लेते हैं, 5/4 हो जाएगा और यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, मतलब नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर आपका 5 - 1 यानी कि 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो अब साथियों अगर बात करते हैं इस पूरे की वैल्यू क्या आई, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू साथियों क्या आई, 1 ही तो इस पूरे की वैल्यू आई। अब 1 की भाग जब 1 से करोगे तो 1 ही तो बचेगा, यानी कि अब अगर बात करें इतना साथियों आपके सामने, और इतना क्या होता है साथियों, 2 होता है, तो 2 क्या ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, ठीक है, उसी संख्या का 60% कितना होगा। पहले वो संख्या तो निकाल लो, उसके बाद उसका 60% भी निकाल देंगे। कहा जा रहा है कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या ये x है, किसी संख्या का 25%, तो कैसे लिखोगे, किसी संख्या का की जगह पे गुणा, किसी संख्या का 25%, 25% है तो 25/100 आ जाएगा, 30% होता तो 30/100 आ जाता। कहा गया है किसी संख्या का 25% का 40%, फिर से का आया तो साथियों गुणा लगा लिया, और 40% लिखा है तो 40/100 आ गया। कहा जा रहा है कि मतलब किसी संख्या का 25% का 40% 80 है तो बराबर 80 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर बात करें साथियों, 25 से कम 25, 25 चौक आपके 100 हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 ये हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो की अगर बात करें ये इधर चला जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के साथियों x बराबर आपका क्या निकलेगा, 800 निकलेगा। अब का ये वो संख्या हमारी निकल गई, ये जो यहां पर पूछी जा रही उसी संख्या का। अब वो संख्या कौन सी है, 800 है, यानी कि कहा जा रहा है कि उसी संख्या का अगर 60% निकाला जाए तो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे आपके 48 होते हैं, और एक जीरो था वो लग जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों 480 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आएगा और आपको परेशान करेगा, लेकिन आज परेशान कर रहा है, लेकिन आज के बाद यानी कि 1 मिनट के बाद ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात कही जा रही है कि उनके व्युत्क्रम का योगफल कितना है, मान लीजिए x है, तो अगर हम बात करें इसका व्युत्क्रम जरा बना के दिखाओ, तो इसका व्युत्क्रम मैंने ये बना दिया 1/x। अगर मैं कहूं साथियों y है, मैं कहूं इसका व्युत्क्रम बना के दिखाओ, तो 1/y हो गया, ठीक है ना। अगर 2 लिखा है, मैं कहूं 2 का व्युत्क्रम बनाओ जरा, तो 1/2 हो गया। मतलब व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि उसी संख्या में ऊपर 1 लगा दो बटे के टाइप में, ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है, मान लीजिए एक संख्या ये है, दूसरी संख्या y हो गई। दो संख्याओं का योगफल कितना है साथियों, 8 है, तथा उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल मतलब गुणा, उन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15 है। अब मुझे दो साथियों ऐसी संख्याएं बताइए जिनको जोड़ दें तो 8 बन जाए, और जिनको गुणा करा दे साथियों तो 15 बन जाए। तो वो दो ऐसी संख्याएं साथियों कौन सी हो सकती हैं, ये आपसे पूछी जा रही है। तो बताइए, देखिए अगर 3 और 5 को हम साथियों जोड़ दें तो 8 बन जाता है, और 3 और 5 की हम गुणा करा ले साथियों तो क्या बन जाता है, 15 बन जाता है। समझ में आ गया ना। तो एक संख्या क्या हो जाएगी साथियों, 3 हो जाएगी, और एक संख्या 5 हो जाएगी, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है कि उनके यानी कि उन संख्याओं के इन संख्या का अगर व्युत्क्रम कराया जाए और उस व्युत्क्रम का योगफल कराया जाए, यानी कि उनको जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा। तो 3 का व्युत्क्रम 1/3 बन जाएगा, प्लस 1/5 का व्युत्क्रम 1/5 बन गया। इनको कहा योगफल करने को, तो हमने बीच में प्लस लगा दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 एकम 5 आपका हो जाएगा, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, 3 की 1 से गुणा, और 3 पंजे आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। 5 और 3 आपका 8 होता है, और नीचे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या 8/15 साथियों है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो इसको हम कट कर देते, पॉइंट में आंसर आ जाता, लेकिन 8/15 हमें यहीं पर मिल गया, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहां पर क्या होगा। साथियों यहां तक का अगर आपने सफर तय कर लिया है, तो मैं कहता हूं कि सिलेक्शन से साथियों आपको प्यार है, और आप सिलेक्शन इस बार लेकर रहोगे, बहुत शानदार तरीके से साथियों पढ़ेंगे, ठीक है, और एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करके दिखाएंगे। चलिए यहां पर अगर बात करें x अनुपात y मतलब क्या है, 2:5 है, मतलब x की जगह पर आपको 2 है, x का मान 2 है, और y का मान क्या है, 5 है। इतनी बात आपको समझना है। उसके बाद लिखा है 5x + 3y अनुपात 5x - 3y बराबर होगा, मतलब क्या होगा। तो जहां पर आपको x दिखे वहां पर x का मान रख दो, यानी कि 2, जहां पर आपको y दिखे वहां पर साथियों y का मान रख दो 5। इतना आपको करना है, उसके बाद तो देख लिया जाएगा साथियों। देखते हैं
5x लिखा है ना साथियों, तो x 2x यहां पर आ जाएगा, सॉरी 5 गुणा 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 3y लिखा है ना साथियों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ब्रैकेट में इनको बंद कर लो, अनुपात लगा दो। 5x लिखा है साथियों, तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 2 आ जाएगा, माइनस साथियों 3y लिखा है, तो साथियों क्या आ जाएगा, 3 गुणा 5 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। 5 दूना आपका हो जाएगा 10 और 3 पंजे आपका हो जाएगा 15। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 5 दूना आपका हो जाएगा 10 माइनस 3 पंजे हो जाएगा आपका 15। ठीक है भाई, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। 10 15 कितना होता है साथियों, 25 होता है। और ये कितना हो जाएगा साथियों, ये तो आपका माइनस का यहां पर निकल कर आएगा 5। ठीक है, क्योंकि अगर छोटी संख्या पहले हो और फिर माइनस लगा और बड़ी संख्या हो, तो कुल मिला के हो तो डिफरेंस जाता है, माइनस हो जाता है, लेकिन जो नंबर आता है वो साथियों कौन सा होता है, माइनस का ही होता है वो नंबर। ये आप लोग ध्यान रखिए। यानी कि देखिए, अगर ये 25:5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 25/5 बिल्कुल लिख सकते हैं, ये माइनस का है। अब 5 कम 5, 5 पंजे 25 हो गया, लेकिन जो 5 आएगा ना साथियों वो माइनस का आएगा, तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो -5 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या इसका राइट आंसर साथियों हो सकता है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास कितना है साथियों, व्यास है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास 4 सेंटीमीटर हो गया, तथा उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है साथियों 2√3 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, एक सूत्र एक फॉर्मूला है साथियों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का क्या है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों। शंकु की ऊंचाई का तिर्यक फॉर्मूला क्या है, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, देख लेते हैं साथियों। चलिए, तो h यहां पर साथियों जो ऊंचाई है ना, h का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस करके साथियों r का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर h भी दे रखा है, यानी कि हाइट भी दे रखी है, और साथियों r की अगर बात करें तो व्यास दे रखा है। व्यास ही एक तरीके से जो क्या होता है, r होता है। यानी कि अगर बात करें 2r होता है, ये इसका आधा कर दोगे तो ये r निकल आ जाएगी, यानी कि त्रिज्या। अब अगर बात करें साथियों h स्क्वायर क्या है, 2√3 है, तो 2√3 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, प्लस साथियों आर स्क्वायर क्या है, अब यहां पर आर जो है ना साथियों बच्चा है, व्यास 4 है तो आर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि आधी होती है व्यास की, तो 2 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात साथियों बताता हूं, वो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए साथियों कि क्या है साथियों, अगर बात करें मान लीजिए रूट 5 है मान लीजिए, अब इसके ऊपर साथियों हमने स्क्वायर लगाया, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, √5 गुणा √5 ऐसे लिख सकते हैं। अब साथियों क्या है, अगर √5 गुणा √5 है तो साथियों इनको कैलकुलेट करके 5 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आप लोग समझेंगे, दूसरी बात साथियों क्या है, देखिए अगर मान लीजिए साथियों 5 लिखा हुआ है, तो इस 5 को अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको √5 और √5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो ये दो बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप लोग दोनों रूल साथियों जो है ना वो याद रखेंगे। अब उसके बाद अगर बात करें, देखिए 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगा है और √3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा है, तो अंडर रूट में साथियों किसके ऊपर स्क्वायर लगा है, एक सेकंड रुकिए, यहां पर जरा पेन ले लेता हूं। देखिए √2 के ऊपर, सॉरी 2 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहां पर 4 हो जाएगा, और 3 के ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर सिर्फ 3 निकल कर आ जाएगा, बहुत आराम से। मैंने आपको अभी बताया था, अगर रूट के ऊपर साथियों स्क्वायर लगा है तो कोई क्या हो जाता है, √3 गुणा √3 हो जाता है, और उसमें से 3 निकल कर आ जाता है। तो ऐसे यहां पर भी √3 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो √3 गुणा √3 हो जाएगा, और 3 निकल कर साथियों आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों क्या लगा यहां पर 2 का स्क्वायर 4 आपका हो जाएगा। अब देखिए साथियों 4 3 आपका 12 हो जाएगा, प्लस आपका 4 हो जाएगा, और रूट अगर बात करें साथियों 12 4 कितना होता है, 16 होता है। अब फिर से यहां पर साथियों मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि अगर रूट के अंदर किसी संख्या का स्क्वायर लिखा हो तो क्या बाहर आ जाता है, बाहर वो संख्या आ जाती है, बस वही आंसर होता है। जैसे कि बात करें साथियों, मान लीजिए √25 लिखा हुआ है तो क्या निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। √36 रखा हुआ है तो क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। ऐसी √16 है ना, और ये 4 का स्क्वायर होता है तो 4 निकल कर आ जाएगा। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बिल्कुल शांत जल है, कोई उसमें धारा का बहाव नहीं है, कुछ नहीं है। शांत जल में जो नाव चल रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है। धारा के प्रतिकूल, क्या अनुकूल नहीं साथियों, धारा के प्रति, अब यहां पर दूसरी बात कह रही है, क्या धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा उधर से आ रही है, इधर से हम अपनी नाव लेकर जा रहे हैं, धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरी बात है ये। तो साथियों देखिए, अब यहां पर अगर हम चाल को ज्ञात करें, क्या
चाल को ज्ञात करें तो दूरी बटे क्या हो जाता है, समय हो जाता है, समय हो जाए तो ये समय आपका समय हो जाएगा, ये आपकी चाल हो जाएगी। तो हमें चाल निकल के पता चल जाएगी। 6 कम 6 हो जाए, 6 चंग 36, 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा 0, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें एक चाल की, अगर बात करते हैं 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। यानी कि जब शांत जल है, ध्यान से समझिएगा, जब शांत जल है तो चल रही है कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, यानी कि धारा उधर से बहती हुई आ रही है, इधर से हम जा रहे हैं, तो हमारी चाल है साथियों 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन साथियों जब हम धारा के विरुद्ध में जा रहे हैं तो कितनी है, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल कितनी है, ये आपसे पूछी जा रही है। अरे भैया धारा की चाल, इनकी डिफरेंस ही तो होगी, और इनका डिफरेंस कितना है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल जो है साथियों वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है ना। तो जिनको समझ में आ गया साथियों बहुत अच्छी बात है, और जिनकी समझ में नहीं आया है वो एक बार साथियों दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को दोबारा से। ठीक है, चलिए वीडियो को मतलब थोड़ा सा पीछे करके आप लोग देख लेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब ये ऑप्शन में देखिए 5 अंकों की सभी संख्याएं लिखी हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसमें अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो उसके बाद, यानी कि 10 जोड़ने के बाद फिर उस संख्या को 21 से या 35 से या 63 से या 70 से विभाजित करते हैं तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। ये आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें 10 जोड़, अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर हम इसमें 10 जोड़ते हैं तो 10 जोड़ने पर इसमें क्या आ जाता है, इतना आ जाता है। अब अगर इस संख्या को इससे भाग करेंगे, यानी कि क्या है, ये 10,060 को 21 से भाग करेंगे इस संख्या से, तो क्या पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देख लेते एक बार करके हम लोग। ठीक है, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया आपका 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। ये तो कट ही नहीं रहा है, तो कट ही नहीं रहा है, ये साथियों उत्तर नहीं होगा, पूरी तरीके से विभाजन नहीं होगी। अब अगर साथियों इसमें हम 10 जोड़कर देखें, इसमें अगर हम 10 जोड़कर देखते हैं तो कितना बनता है साथियों, देख लेते हैं एक बार हम। 80 बन जाएगा, 10,080 बन जाएगा। इसको अगर साथियों 21 से विभाजित करें तो क्या पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। 7 तिया आपका 7 से कर लो या 3 से कर लो, बात एक ही है। 7 तिया आपका 21 हो जाएगा, 7 कम 7 हो जाएगा, 3 जाएगा 28। अगर बात करें 7 चौक आपका 28, 2 चला है 7 चौक 28, ये इतना तो कट गया। फिर से देखते हैं, 3 चौक आपके 12 हो जाएंगे, 24 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 छंग आपका 24 हो जाएगा। ये तो साथियों कट गया पूरा पूरा। ठीक है ना, ये आपका कट गया है। अब मुझे लग रहा है क्या ये उत्तर है, एक नहीं चेक करना है, 21 भी चेक करना है, 35 भी चेक करना है, 63 भी चेक करना है, 70 भी चेक करना है। अब 21 का तो ये मान 21 से तो ये कट रहा है। अब इसको एक बार कट कर लो साथियों, क्या ये कटेगा। अब इसको 10 जब इसमें जोड़ेंगे ना साथियों तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए 70 आएगा। और 10,070 नहीं कटेगा, क्योंकि 10,070 तो ये था, इसमें जब 10 जोड़ा था तो ये कट रहा था, तो ये कैसे कट जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। और साथियों अगर बात करें ये कटेगा, इसको एक बार हम कट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको 21 से एक बार कट करके देख लेते हैं। 7 तिया आपका 21 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, ये इतना, ये तो कट जाएगा साथियों। ये आपका कट जाए, मतलब इससे 21 से कट जा रहा है। क्या साथियों 35 से भी ये कट जाएगा, या 63 से भी साथियों ये कट जाएगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए कि न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है, लेकिन ये तो इससे बड़ी है, ये तो इससे बड़ी है। ठीक है, लेकिन तब भी हम एक बार कट करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों, देख लेते हैं। 35 की अगर बात करें तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 जाएगा, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 7 चौक आपके 28, ये नहीं कट रही है। तो कुल मिला के अगर बात करें, इससे सिर्फ हमने अभी तक एक संख्या कट करके देखी, बाकी और से तो 1-2 संख्याएं भी नहीं कट रही है। इससे कट गई तो यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि इसमें अगर 10 प्लस किया था तो 21, 35, 63, 70 सब इससे कट हो जाएंगी बहुत आराम से। चलिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए साथियों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है, लेकिन कुछ बच्चे साथियों हड़बड़ी में इसको गलत कर देते। तो इसको करने का तरीका साथियों क्या है, जब भी ये क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूं इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले साथियों जल्दी जल्दी इन सभी लेटर को काउंट कर लीजिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 लेटर हो गए हैं। यानी कि या तो 3 का पेयर बनेगा या साथियों 4 का पेयर बनेगा। पहले 3 का बनाते, 1 2 3, 3 का बन गया, 1 2 3, 3 का पेयर बन गया, 1 2 3, 3 का पेयर बन गया और 1 2 3, यानी कि शुरू में जी है और अंत में आई है। शुरू में जी है तो अंत में आई आ जाएगा, शुरू में जी है तो अंत में आई आ जाएगा, शुरू में जी है तो अंत में आई आ जाएगा। एक पेयर हमारा पूरा बन गया, यानी कि जी एच आई है तो जी आ गया तो एच यहां पर आएगा और आई ऑलरेडी है। जी आ गया, एच यहां पर आएगा और आई ऑलरेडी है। जी आ गया, एच यहां पर आ जाएगा और आई ऑलरेडी है। तो सबका पेयर क्या बन रहा है? जी एच आई, जी एच आई, जी एच आई और जी एच आई। तो जो हमने पेन से लिखे उनको लिख लीजिए साथियों। हमने क्या क्या लिखा है साथियों? एच लिखा है, आई लिखा है, फिर एच लिखा है, आई लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर एच लिखा है। तो साथियों क्या लिखा है? एच आई, एच डबल आई और एच। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? तो ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए और बताइए क्या इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर यहां पर हो सकता है। चलिए, तो क्या इसका राइट आंसर होगा साथियों, बताने की आप लोग कोशिश करेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है कि एक पासे की नीचे दी हुई दो भिन्न भिन्न सतह हैं। बिल्कुल, ज्ञात करें कि सफेद के पीछे कौन सा रंग होगा। सफेद कहां पर है? सफेद एक तो यहां पर है और कहीं पर है, देख लेते हैं सफेद और कहीं पर नहीं है। तो देखिए, अच्छा यहां पर एक और बात हमें मिल गई, पीला यहां पर भी है तो पीला यहां पर भी है, ठीक है। लाल यहां पर है और एक लाल यहां पर है। अब अगर बात करें साथियों इसको, इस लाल को अगर हम ऐसे करके इधर ले आए, यानी कि इसको इधर को ऐसे करके मोड़े, तो ये लाल क्या आ गया? ये लाल यहां पर आ गया, ठीक है। समझ रहे हैं हमारी बात को? देखिए, इस लाल को अगर ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, तो ये वाली हमारी आकृति आ जाएगी। अब सफेद क्या हो जाएगा? सफेद आपका जब इसको ऐसे ले जाएंगे तो सफेद यहां पर नहीं रहेगा, सफेद रहेगा साथियों यहां पर रहेगा। अब जब सफेद यहां पर रहेगा और ऑलरेडी यहां पर कौन सा कलर लिखा हुआ है? नीला कलर लिखा है, यानी कि सफेद अभी यहां पर है। सफेद, लाल अभी यहां पर है, घुमाया तो लाल यहां आ गया। सफेद पहले यहां पर था तो सफेद अब यहां पर आ गया। तो इस सफेद के विपरीत कौन सी साथी होगी? यही तो होगी, यानी कि नीली। तो सफेद की विपरीत आपसे पूछी गई है, सफेद के पीछे आपसे पूछा गया है कौन सा रंग है? तो नीला रंग है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों से उस शब्द का चयन करना है जो दिए गए अक्षरों के का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा इसमें से साथियों नहीं बनाया जा सकता? देख लेते हैं हम लोग एक बार। जी ए आई एन लिखा हुआ तो जी हो गया, ए हो गया, उसके बाद आई हो गया और एन भी हो गया, तो ये तो बनाया जा सकता है। उसके बाद बी वाला देख लेते हैं, एस आई जी एच, एस भी है साथियों, आई भी है और जी जी भी है साथियों। एच कहां पर है? एच 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 यहां पर नहीं है। तो कहा जा सकता है साथियों ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता और यही आपसे पूछा गया था। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लेकिन आपकी समझ में शायद आता हो या ना आता हो मुझे नहीं पता। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है? आप इसमें डिफरेंस देखो, मतलब इसमें रूल देखो, क्या रूल लगा है। 23 से 30 हुआ है, 30 से 37 हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें भी 7 बड़ा है और इसमें भी 7 बड़ा है। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा साथियों जिसमें 7 बढ़ रहा है और 7 बढ़ रहा है। इसकी अगर बात करेंगे, इसमें 7 बढ़ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन 28 की अगर बात करें, 28 से यहां पर साथियों 7 नहीं बढ़ा है, यहां पर 4 बढ़ा है, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहां पर 7 बड़ा है, नहीं 7 बड़ा है, बिल्कुल 7 बड़ा है। लेकिन 19 से 25 होने पर 7 बड़ा है, नहीं साथियों 7 बड़ा है। यहां पर 7 बड़ा है, नहीं। यहां पर अगर बात करें 7 बड़ा है तो यहां पर साथियों 7 बड़ा है और यहां से यहां पर जाने में भी 7 बड़ा है। तो कौन सा रूल लग रहा है साथियों? जैसा इसमें रूल लगा है वैसा इसमें रूल लग रहा है। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहां पर क्या होगा। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। और बहुत अच्छे से साथियों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ये एक सवाल देख लिया और इस टाइप का अगर कोई दूसरा सवाल आता है तो हर एक सवाल आप कर ले जाओगे। पहले बहुत शांत मिजाज के साथ इस सवाल को समझिए। किसी सांकेतिक भाषा में 1 4 3 को का मतलब क्या है? तो 1 4 3 का मतलब है गुड एंड टेस्टी, ठीक है। मतलब एक का कुछ कोड होगा, हो सकता हो टेस्टी हो। 3 का कुछ कोड हो सकता है, हो सकता हो 3 हो। 4 का कुछ कोड हो सकता है, हो सकता हो गुड हो। उसके बाद लिखा है 478 का क्या कोड है? सी, गुड पिक्चर।
तो इसमें से 4 का कुछ कोड होगा, 7 का कुछ कोड होगा, 8 का कुछ कोड होगा। उसके बाद लिखा हुआ है 729 यानी कि 7 दोनों, इसका कोड क्या है? पिक्चर आर ब्यूटीफुल इसका कोड है। तो पूछा जा रहा है इस सांकेतिक भाषा में एस डबल ए यानी कि सी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी? तो कुल मिला के आपको जो देखना है साथियों, सी देखना है कि सी का कोड यहां पर क्या हो सकता है। इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही है। चलिए देखिए, अब यहां पर अगर बात करें सी का कोड, सी एक तो यहां पर ये लिखा है कि और कहीं पर सी लिखा है? यहां इस वाले में साथियों सी लिखा है। तो अब इसका मतलब कहा जा सकता है सी का कोड या तो 4 होगा या 7 होगा या 8 होगा। मतलब आंसर हमारा 4 7 8 में से जाएगा। 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब अगर बात करें गुड भी तो यहां पर लिखा है। अच्छा गुड क्या कहीं और पर लिखा हुआ है? अच्छा हाँ, गुड एक आपका ये लिखा है, तो गुड आपका ये लिखा है और ये लिखा है, यानी कि इसमें और इसमें से कुछ सेम होगा साथियों। देखिए क्या सेम है? एक सेम है नहीं, 3 सेम है नहीं, 4 सेम है। यानी कि 4 की अगर बात करते हैं तो 4 का कोड क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। तो गुड तो हमारा उत्तर नहीं होगा। अब पिक्चर का कोड एक बार देख लो आप लोग कि पिक्चर का कोड क्या है। पिक्चर तो साथियों एक आपका, पिक्चर की अगर बात करें, पिक्चर का कोड इसमें होगा और पिक्चर आपका ये है, पिक्चर का कोड इसमें होगा। तो देख लीजिए इसमें और इसमें क्या सेम है? 4 सेम है नहीं, 7 सेम है, बिल्कुल 7 सेम है। तो पिक्चर का कोड साथियों क्या हो जाएगा? यानी कि पिक्चर का कोड साथियों जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 7 8 में से आंसर होगा। 4 निकल गया आपका गुड का कोड, ये देखिए। 7 निकल गया साथियों आपका पिक्चर का कोड। तो जाहिर सी बात है कि 8 बचा और 8 ही क्या होगा? यही तो साथियों सी का कोड होगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यानी कि कोई महीना है और 5 तारीख को कहा जा रहा है कि 5 तारीख को कौन सा दिन है? मंगलवार है। तो हमने यहाँ पर तारीख लिख ली, 5 तारीख को लिख लिया और 5 तारीख को कौन सा दिन है साथियों? मंगलवार है। इतना यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद लिखा है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो माह का तीसरा शुक्रवार तो निकालो पहले साथियों। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 6 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। और अगर बात करें 7 तारीख को कौन सा हो जाएगा? गुरुवार। और 8 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार यहाँ पर साथियों हो जाएगा। तो 8 तारीख को शुक्रवार पड़ा, क्या इससे पहले भी कोई शुक्रवार होगा? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि माह का तीसरा शुक्रवार कौन सा दिन होगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो 8 तारीख को दूसरा शुक्रवार पड़ा, यानी कि 1 तारीख को साथियों क्या था? शुक्रवार था। तो उसके 7 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को क्या दिन आ जाएगा साथियों? शुक्रवार आ जाएगा। और उसका अगला शुक्रवार कब आएगा साथियों? 15 तारीख को अगला शुक्रवार यहां पर आएगा। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि तीसरा शुक्रवार, तो तीसरा शुक्रवार तो 15 तारीख को है। उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 3 दिन बाद, यानी कि 16 को छोड़ो, 17 को छोड़ो, 18 को जोड़ो, 3 दिन बाद 19 तारीख हो जाएगी साथियों। और 19 तारीख को, अच्छा ये पूछा जा रहा है कि 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो 3 दिन बाद तो साथियों उसके 19 तिथि होगी। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। और अगर पूछता उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार आपका ये हो गया, शनिवार हो गया, ये रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, तो मंगलवार भी निकल जाता। कुल मिला के आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका डी के साथ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि कुछ समीकरण किसी नियम के अनुसार हल किए गए हैं। इसी के अनुसार अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि 12 गुणा 7, यानी कि 12 को 7 को गुणा करके कुछ बना के 408 यहां पर बनाया गया है। 9 और 8 को कुछ कैलकुलेट करके साथियों 207 बनाया गया है। तो 13 गुणा 7 को गुणा करके कैसे क्या बनाया जा सकता है, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। बताइए, देखिए यहां पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना, तो 12 सत्ते कितना होते हैं साथियों? 84 होते हैं। तो 4 आपका इधर कर दिया, 8 आपका इधर कर दिया और बीच में 0 लगा दिया। बहुत आसान। 9 अट्ठे कितने होते हैं साथियों? 9 अट्ठे आपके 72 होते हैं। 9 अट्ठे आपके कितने होते हैं? 72 होते हैं। कुछ नहीं, 2 आपका इधर लिख दिया, 7 आपका इधर लिख दिया, बीच में 0 लगा दिया। तो 13 सत्ते कितने होते हैं साथियों? 13 सत्ते 91 होते हैं। तो क्या करेंगे, अगर बात करें साथियों, 1 यहां पर लिख देंगे, बीच में 0 लगा देंगे और 9 यहां पर लिख देंगे, यानी कि 109 आपका आंसर आ जाएगा। क्या 109 किसी ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में। और यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, यहां पर अगर बात करें 22 है, फिर 24 है, फिर 28 है, तो यहां पर आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, फिर उसके बाद 52 आएगा, फिर 84 आएगा। तो दिमाग लगाइए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बच्चा बच्चा बता देगा कि 22 से 24 हुआ है तो 2 बड़ा है, ठीक है ना, 2 बड़ा है।
24 से 28 हुआ है, 4 बड़ा है, ठीक है। 28 से कितना होना चाहिए, कुल मिला के इसको देख लेते हैं साथियों कितना बड़ा है ये। अगर बात करें साथियों तो कितना बड़ा है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और अगर बात करें, एक सेकेंड हटा देता हूं मैं इसको। तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर साथियों 2 आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाए, यानी कि 32 बड़ा है। तो पहले 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, ठीक है। अच्छा, मतलब दुगना बढ़ाया है। तो अब अगर 8 यहां पर बढ़ाए साथियों, तो 28 और 8 कितने होते हैं साथियों, तो 28 8 तो साथियों 36 होते हैं। 36 की अगर बात करें, देखिए अब 8 बढ़ाया, तो क्या अब 10 बढ़ाएं साथियों, ठीक है ना। तो अब अच्छा, इसका दुगना बढ़ना है ना, तो 16 बढ़ाना चाहिए। तो क्या 36 में 16 बढ़ाएं तो क्या 52 आता है, देख लेते। 6 6 आपका 12 होता है, 12 का 2 हाथ से लगा 1 है, और 3 और 1 4, 4 और 1 5। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल साथियों, देखिए अब सबसे पहले 2 बढ़ाया, फिर इसका दुगना 4 होता है वो बढ़ाया, फिर इसका दुगना 8 होता है वो बढ़ाया, फिर 8 का दुगना 16 होता है वो बढ़ाया, फिर 16 का दुगना 32 होता है वो बढ़ाया। यानी कि सीरीज कुल मिला के आपकी समझ में आ गई है, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो आना चाहिए नंबर वो आपकी समझ में आ गया है। तो बस और क्या जानना साथियों आपको करके, तो आंसर आपका कुल मिला के जाएगा डी के साथ। और जिन्होंने अभी आंसर सबसे पहले निकाल दिया था अपनी कॉपी पेन पे, तो उन सभी का साथियों बहुत बहुत शानदार और बहुत बहुत बढ़िया साथी। चलिए, मोतियाबिंद की अगर बात करें तो ये आंख से संबंधित, यानी कि मोतियाबिंद बीमारी जो होती है ना, वो आंख में ही होती है। आपने देखा होगा मोतियाबिंद का इलाज हो रहा है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि आंख का ऑपरेशन हो रहा है। धुंधला सा दिखने लगता है मोतियाबिंद जब हो जाती है, ठीक है। तो मोतियाबिंद होती है साथियों आंख में। आंख से संबंधित, तो निमोनिया साथियों किससे संबंधित है, तो निमोनिया तो साथियों फेफड़ों से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, और पूछा आपसे जा रहा है कि 352 की अगर बात करें तो इसको 30 लिखा जाता है। 296 की बात करें, इसको साथियों क्या लिखा जाता है, 108 लिखा जाता है। तो 628 को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, देखिए सबसे पहले अगर बात करें, इसको प्लस करा के क्या आएगा, ये 30 आ रहा है या नहीं 30 आ रहा है, देख लेते हैं। 30 तो किसी हालत में नहीं आ सकता। इसको अच्छा गुणा कराएं तो 3 पंजे 15, 15 दूना 30, तो साथियों 30 मिल गया। इनको अगर गुणा कराएं तो 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18 और 18 छंग आपके 108 होते हैं, बिल्कुल सही। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, 16 8 दूना 16 और 16 पंजे 80, 16 छंग आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 96 हो जाएंगे। क्या 96 यहां पर साथियों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, तो उनका लासा क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था साथियों, एक तरीके की अगर बात करें, अब देखिए मासा होना चाहिए, दो चीजें होना चाहिए, मासा होना चाहिए, लासा होना चाहिए, और दो संख्याएं होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो साथियों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कैसे आप आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला हमें काम यही करना होगा कि पहले इन अनुपातों का हमें देखना होगा कि एक्चुअल में वो संख्याएं है क्या क्या। तो मैंने आपको इसी क्लास में एक ये भी बात बताई थी कि अगर दो संख्याएं दे रखी हो, मतलब उनका अनुपात दे रखा हो और मासा दे रखा हो, तो इस मासे की अगर पहली वाली संख्या से गुणा कराएंगे तो वो पहली संख्या निकलेगी, यानी कि 4 3 12, ये आपकी पहली संख्या होगी, एक्चुअल अनुपात नहीं होगा। और अगर बात करें मासा की दूसरी संख्या से गुणा कराएंगे तो वो दूसरी संख्या निकल आएगी, 4 चौक 16। तो अगर बात करें इसको कट करोगे, 4 3 12, 4 चौक 16, तो अनुपात वही निकलेगा। कुल मिला के हमें संख्याएं चाहिए थी। तो साथियों लासा निकालने के लिए क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा साथियों हो जाएगा, और बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब संख्याएं कुछ भी हो सकती है, तो यहां पर कुछ दे रखा है साथियों, मासा यहां पर दे रखा है, तो मासा 4 हो जाएगा, और लासा साथियों हमें यहां पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। 12 गुणा आपका 16 हो जाएगा। तो लासा बराबर साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, लासा बराबर अगर बात करें तो 12 गुणा 16 बटे साथियों 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, 12 चौक आपका 48 आ जाएगा, यानी कि लासा कितना आएगा साथियों, 48 आएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि सही जवाब यहां पर आपका क्या होगा। कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को अगर भाग दें तो क्रमशः 5 शेष बचे, और 1327 को भाग दें तो साथियों 7 शेष बचे। ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए, अब इसको करने का तरीका क्या है, मतलब 989 में किसी संख्या से भाग दें, 8 से भी दे सकते हैं, 16 से भी, 24 से भी, 32 से भी, कुल मिला के उसमें जो शेष बचना चाहिए 5 शेष बचना चाहिए। तो अगर हम साथियों 989 में से 5 घटा लेना, हम क्यों शेष का खेल रखें। 589 में से जब हम 5 घटा लेंगे साथियों तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा साथियों 984।
अब अगर बात करें 8 से हम इसको भाग कराएं, क्या पूरा पूरा कटेगा? अगर पूरा पूरा कटेगा तो ये उत्तर के नजदीक होगा। देख लेते हैं साथियों, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 8 3 24, ये तो पूरा पूरा साथियों कट गया। ठीक है, ये पूरा पूरा आपका कट गया। अब देख लेते इसको भी एक बार कट करके देख लेते। 1327 में 8 से भाग दें तो 7 शेष बचे। अरे भाई शेष का क्यों खेल, 1327 की अगर बात करें इसमें 7 जोड़ो ही ना 7। अब देखिए क्या ये कट रहा है, 8 एकम 8 हो जाएगा आपका, 8 एकम 8 आपका हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 हो जाएगा, 48 आपका कितना बचेगा साथियों, 4 बचेगा 40, 8 पे तो ये भी साथियों पूरा पूरा कट गया। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया था वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती तो ये उत्तर होगी। क्यों? क्योंकि ये 1320 से भी कट जा रही पूरी पूरी, और 984 से भी पूरी पूरी कट जा रही है। लेकिन हमें साथियों वो बड़े से बड़े नंबर ढूंढना है। तो अगर यहाँ पर साथियों बात करते हैं, अब किस वाले नंबर की साथियों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, 16 की। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ऐसा करें ना, बड़े से बड़ा करा ले लगभग। चलो कोई दिक्कत नहीं, 16 की हम करा लेते हैं, या 32 की करा लेते हैं साथियों, एक बार करके बड़े से बड़ा। ठीक है, तो 984 क्या साथियों ये 32 से कट पाएगा? 8 कम 8 16 8 3 24, 8 चक्कू 32, तो 8 चक्कू आपका 32 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका। और 8 कम 8 16 24, 8 चक्कू 8, 8 3 आपका 24, तो ये तो इतना आ गया। ठीक है ना, इतना आ गया। लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब साथियों 24 को यहाँ पर कट करके देखते हैं, तो 984 से साथियों क्या 24 कटेगा, 24 यहाँ पर रख लिया। 8 तिया आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको देखते हैं, 8 एकम 8 हो जाएगा और 18 हो जाएगा ये, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 जाएगा 24 और 8 तिया आपका 24 हो जाएगा। 3 से ये कट रहा है, 3 चौक आपका 12, 3 कम 3, ये तो साथियों कट रहा है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या ये नंबर तो कट रहा है साथियों, यानी कि इसको अगर 24 से भाग दोगे तो 5 शेषफल बचेगा। अरे भाई जब 984 पूरा पूरा कट जा रहा है तो 5 ही तो शेषफल बचेगा। अब इसको भी एक बार जरा 24 से साथियों कट करके देख लो, 1320 को 24 से कट करेंगे, 12 से कराएं, 12 दूना आपका 24 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, और ये भी कट हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी कि जब 1320 पूरा पूरा कट रहा है और जब 1327 को कट करोगे तो जाहिर सी बात है शेषफल के रूप में साथियों 7 ही तो बचेगा। तो कुल मिला के अगर आपकी साथियों समझ में आ गया है ये सॉल्यूशन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो दोबारा से साथियों उसको प्रश्न को देख लीजिएगा। चलिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। अच्छा क्वेश्चन है। यदि सी को 81 प्राप्त होते हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट जो मिल रहा है ना साथियों, जो एक तरीके से ट्रिक के हिसाब से वो हमें ये मिल रहा है, यानी कि सी को बता दिया है साफ साफ कि 81 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। मैंने कहा था कि साथियों शून्य से शिखर तक आपको पहुंचा दूंगा। सबसे पहले आपके बेसिक क्लियर करूंगा, सबसे पहले आपकी साथियों बुनियाद बनाऊंगा कि बुनियाद अगर मजबूत नहीं है तो उस पर जितना 10 बिल्डिंग खड़ी कर दो, 10 मंजिला 20 मंजिला, वो सब कमजोर होती है, और थोड़ी सी तेज हवा चलती है तो सब साथियों ढह जाती है। तो इसलिए बुनियाद पहले इंसान की अगर मजबूत है तो उसको कोई साथियों हिला नहीं सकता, उसको कोई डिगा नहीं सकता। तो पहले साथियों मैं आपकी बुनियाद मजबूत कर रहा हूं, और उसके बाद साथियों जितनी ऊंची इमारत उस पर बना लो वो बहुत मजबूत इमारत होगी। ठीक है ना। चलिए तो कुल मिला के जब हम बात करते हैं साथियों कोई राशि, अब देखिए ए कुल राशि का 3 भाग, बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है, और सी को कितना मिलता है, सी को 81 मिलता है। तो जरा हम देखें साथियों ये दोनों कितने कितने भाग लेते हैं, यानी कि 3/16 ये एक का भाग और ये बी का भाग 1/4। ठीक है। अब अगर बात करें 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 चौक आपके 64 हो जाएंगे, बराबर कितना जाएगा साथियों, अगर बात करें ये आपका 28 हो जाएगा, 28 बटे साथियों यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 और आपका ये हो जाएगा ना। उसके बाद अगर बात करें इसको कट करें तो 14 आ जाएगा, इसको कट करें 2 3 आपका 32 आ जाएगा, इसको कट करें 7 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यानी कि 7/16 आया। तो अब अगर बात करें 7/16 आया, अब देखिए कुल भाग तो कोई ना कोई कुल भाग एक ही होगा। अब इसमें से ये इतना ले लेता है,
प्राप्त करता है और ये इतना प्राप्त करता है, तो कुल कुल तो यही है ना। अगर हम कुल में से इसको माइनस करें तो इसको साथियों जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सी का हिस्सा आएगा। और सी कितना प्राप्त करता है, सी 81 प्राप्त करता है। तो इसको एक बार करा लो, 16 एकम 16 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा साथियों, अगर बात करें 9/16 आ जाएगा। और 9/16 जो निकला है वही तो 81 है, सी का भाग हमने निकाला एक तरीके से। तो 9/16 बराबर अगर 81 है तो एक तरीके से एक बराबर कितना होगा, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, 16 यहां पर आ जाएगा, 9 यहां पर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो साथियों, आपका क्या निकल आएगा, आपकी पूरी राशि निकल आएगी। 9 एकम 9, 9 में आपका 81 हो जाएगा, इसकी 16 से गुणा कराओगे साथियों तो 144 हो जाएगा। यानी कि ये 144 साथियों क्या निकला, मैं आपको बता देता हूं, ये 144 की अगर बात करें, ये कुल निकला। यानी कि ये ए बी सी तीनों में ये इतनी इतनी राशि साथियों बटी है, ये निकला है एक तरीके से, ठीक है ना। तो बी की राशि प्राप्त कितनी है, यहां पर कहा गया है कि बी कुल राशि का, ये कुल राशि तो है, बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। तो बी कितना प्राप्त करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बी कुल राशि का 1/4 प्राप्त करता है, इसको कैलकुलेट करा दो साथियों। 4×3 आपके 12 हो जाएंगे, 4×3 आपके 12 हो जाएगा, 24 और 4×5 20, 4 छंग आपके 24 हो जाएंगे। तो 36 जो है ना साथियों, ये किसका भाग निकलेगा, ये साथियों बी का भाग निकलेगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। कभी भी ऐसा आए साथियों कि मान लीजिए 2 नंबर आपको दिए गए हैं और पूछा जाए उस बड़े से बड़े बर्तन की माप, या कुछ मिला के जो भी इसी टाइप का दे रखा हो, मतलब साफ समझ जाना कि इसका और इसका, यानी कि इन दो संख्याओं का मासा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इनका मासा कितना हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं साथियों, बहुत लंबा क्वेश्चन, बहुत सॉल्यूशन छोटा सा देख लेते हैं। मासा 3 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कट करेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। यहाँ पर अब क्या साथियों 3 से कटे, दोनों मासा निकालने में शर्त यह है कि दोनों जो नंबर कटना चाहिए एक ही नंबर से। हम 3 से भी 15 कट कर सकते हैं लेकिन 25 नहीं कटेगा, इसलिए मजबूरी में हमें 5 लेना पड़ेगा। 5 3 15, 5 पंजे 25। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कट जाए, इसलिए यहीं पर स्टॉप लगा देंगे। यानी कि 3 × 5 साथियों कितना होता है, 15 होता है, और यही आपका इसका मासा हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि बड़े से बड़े बर्तन की, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, यानी कि 15 लीटर का होगा जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिलें खरीदता है, मतलब 1 रुपए की दर से, 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिलें खरीदता है। उन्हें 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 5 की दर से पेंसिलें खरीदी और 3 की दर से बेच दी, यानी कि साफ साफ मुनाफा 2 का हुआ। तो 2 को प्रतिशत में बदलना है, 2 × 100 हो जाएगा, और कितने से 3 से 5 हुई तो 3 नीचे आ जाएगा। अब अगर बात करें 200/3 आ जाएगा, और 203 आंसर होगा। लेकिन इस टाइप से आंसर है तो इस टाइप से भी आंसर बन जाएगा, तो नीचे जो नंबर होगा वो नीचे आएगा। अब 3 से कट कीजिए साथियों 20 को, 3 छंग आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, तो फिर 3 छंग 18 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये सिंगल नंबर है साथियों, ये यहां पर आ जाएगा। तो कितने का प्रतिशत कहलाएगा, 66 सही 2/3 का प्रतिशत कहलाएगा। यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर साथियों क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। कि भिन्न है, ये 4/7 एक भिन्न है, तो 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाए, 1 सही 1/14 प्राप्त हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता साथियों यूपी पुलिस में। तो अगर बात करें, ये सभी के सभी एक ऐसा मॉडल पेपर साथियों आपके लिए तैयार किया गया है, बहुत मेहनत करके। बैकग्राउंड में बहुत सारी का साथियों काफी मेहनत लगती है इस पूरी पीपीटी को तैयार करने में, क्वेश्चंस को देखने में साथियों के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो मेरा मानना है साथियों कि डेली अगर ये मेहनत आप कर रहे हो तो एग्जाम को पछाड़ने में, यानी कि एग्जाम में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता, आप सबको साथियों पछाड़ दोगे। कोई ऐसा नहीं है जो आपको साथियों एग्जाम में हरा दे। चलिए, तो खैर साथियों बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ, देखते हैं इसका आंसर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो पूछा यहां पर यह जा रहा है साथियों कि 4/7 का
कौन सा भाग उसी में जोड़ दें। तो 4/7 का साथियों, ठीक है, 4/7 का इतना भाग क्या, अच्छा ये कहा जा रहा है कि 4/7 का कौन सा भाग, तो 4/7 का इतना भाग, ये x का भाग अगर इसी में जोड़ दे तो वो योगफल कितना हो जाए, 1 सही 1/14 हो जाए। इसको कैसे बनाओगे, तो 14 एकम 14, 14 और 1 15, 15/14, तो 15/14 यहां पर साथियों आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों, 4 की 1 से गुणा होगी, ये 4x आ जाएगा, बटे साथियों 7 आ जाएगा। यहां पर अगर बात करें 15 बटे आपका 14 आ जाएगा। ये प्लस का है इधर, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि -4 बटे आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए इसको भी आप ऐसा करो, 14 ये है ना, तो इसको भी 14 बना लो। कैसे बनाओगे, इधर भी 2 से गुणा कर दो और इधर भी 2 से गुणा कर दो, यानी कि जब इधर इधर 2 से गुणा कर दोगे तो नीचे तो आपका ये साथियों 14 बन जाएगा, 14 आपका ये बन जाएगा और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, अब 14 14 है, नीचे सेम नंबर है तो एक बार 14 लिख लेंगे और 15 में से 8 जाएगा, 7 बच जाएगा, यानी कि 7/14 है तो 1/2 यहां पर बहुत आराम से आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, 4x/7 बराबर 1/2 है, तो इस 7 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि ये 7 बन जाएगा। इस 4 की गुणा इससे हो जाएगी, ये आपका 8 बन जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों क्या निकलेगा, तो 7/8 निकलेगा। क्या 7 आंसर ऑप्शन में है, तो 7/8 बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ही प्लस 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 10 का क्यूब तक है। तो अगर इसको 1 का क्यूब 1 लिखोगे, उसके बाद 2 का क्यूब साथियों 8 लिखोगे, फिर 3 का क्यूब 27 लिखोगे, उसके बाद इस टाइप से 64 लिखोगे, तो कुल मिला के इन सब को जोड़ोगे ना तो 3025 आता है। इतनी बात आपसे कही गई है, दी गई है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, अगर इसके बराबर इसका योग करने पर 3025 आता है, तो 4 + 32 + 108 ऐसे 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 करके 4000 तक इसका योग क्या आएगा। तो इसको करने का एक तरीका साथियों क्या है, यही कह सकते हैं। देखिए हर एक में 4 की अगर साथियों भाग दी जा सकती है, तो जब 4 की भाग दी जा सकती है तो 4 को साथियों कॉमन ले सकते हैं, 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। अब क्या बचेगा, 4 एकम 4 प्लस ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 4 अट्ठे 32 बिल्कुल सही। ये कितनी बार में जाएगा देख लेते हैं, 4 दूना आपका 8, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 बिल्कुल साथियों। तो ऐसे 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 करके ये, अच्छा ये 4 एकम 4 और 3 जीरो लगे हैं तो 3 जीरो यहाँ पर आपके लग जाएंगे। अब एक बात जरा ध्यान दीजिए आप साथियों, जब हमने यहाँ पर मान लीजिए 4 लिख लिया और इसकी अगर बात करें हमने ये लिख लिया, अच्छा 1 की अगर है ना तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 यहाँ पर है कि 8 को 2 क्यूब नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 27 3 का क्यूब होता है तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1000 साथियों 10 का क्यूब हो सकता है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे और साथियों अगर बात करें ये स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या इसमें कोई और कोई अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको पहले ही दे दी गई है, 3025 है। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे साथियों, 3025 लिख लेंगे और जो गुणा में 4 है वो गुणा में साथियों वो 4 तो रहेगा। तो बस आपको इसको कैलकुलेट कराना है और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो देख लेते हैं साथियों, कैलकुलेशन करा के 3025 आ जाएगा और 4 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। चलिए 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 और आपका 10 हो जाएगा, 4 तीन आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 12,000 साथियों 100 क्या कहीं पर ऑप्शन में है तो बिल्कुल है, आंसर नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि √98/7 गुणा 3/√12 गुणा √72/6 ये आपसे है और आपको पूछा जा रहा है कि इसको कैलकुलेट करके आपको बताना है। देखिए जब अगर बात करें 98 रूट है ना, तो साथियों कैसे हम 98 को तोड़ सकते हैं, तो इस प्रकार से आप तोड़ेंगे। ऐसी 72 है 72 को भी हम करेंगे, ऐसी 12 है 12 को भी हम करेंगे। तो 2 चौक आपके 8 हो जाएंगे, उधर 18 हो गए, दो आपके कितने, 2 नीम आपके 18 हो जाएंगे। 49 7 से कटेगा, 7 7 49 हो जाएगा, फिर से 7 कटेगा। तो कहा जा सकता है इस 98 की जगह पर साथियों क्या आया, इस 98 की जगह पर आया साथियों 2√7 और √7। मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट में दो संख्याएं सेम है तो वो बाहर आ जाती है एक संख्या, लेकिन यहां पर साथियों अनफॉर्चुनेटली 2 नहीं 2 बार आया है, 2 एक बार आया है, तो ये यही रहेगा। यानी कि
98 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7√2 लिख सकते हैं। तो 7√2 लिख लीजिए। 98 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 7√2 लिख लीजिए। अच्छा, बटे में क्या है, बटे में साथियों 7, अभी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए √12 को साथियों कैसे लिखा जा सकता है, तो √12 का भी ऑपरेशन करा लेते हैं। यहाँ पर 6 आ जाएगा साथियों, 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि रूट में क्या आ जाएगा, 3 गुणा 2 आ जाएगा। अब 2 तो 2 बार है तो 2 एक बाहर आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साथियों 3 एक ही बार है, तो 3 रूट में ही रहेगा। तो यहां पर 3 तो लिख लेंगे ये वाला, √12 की जगह पर साथियों क्या लिखेंगे, 2√3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2√3 लिखेंगे, गुणा आप कर लिया। अब 72 को भी साथियों √6 तो बटे 6 ऐसे लिख लेते हैं, √72 को भी एक बार हम लोग यहां पर कर लेते हैं। देख लीजिए साथियों, 2 से करते हैं। यहाँ पर 2 3 आपका 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, वो 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। 2 की अगर बात करें, 2 कितना हो जाएगा, 18 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ऐसे करके 3 एक बार और आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों देखिए, 2 2 बार है, एक बार निकल आएगा, 3 2 बार है, एक बार निकल आएगा। यानी कि साथियों एक 3 भी निकल आएगा, एक 2 भी निकल आएगा, लेकिन साथियों एक 2 नहीं निकलेगा। तो 3 दूना 6, 6√2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम साथियों थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6√2 आएगा, ये ध्यान रखना है, 6√2 आएगा। 6√2 आएगा, कितना आएगा साथियों, 6√2 आएगा, 6√2 आएगा। चलिए 6√2 लिख लेते हैं, यहाँ पर 6√2 यहाँ पर आ गया। अब साथियों आपको इसको कैलकुलेट कराएं। देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साथियों, √2 आपका बचेगा, गुणा अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए मैंने आपको बताया था इसी क्लास में कि 3 है ना, तो इसको √3 गुणा √3 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमें नीचे वाले √3 को कट करना है, इस वजह से। अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर √2 ही बचा है, तो इस √3 से ये √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर साथियों यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर साथियों आपके सामने क्या आएगा, ये अगर बात करें बताइए। अच्छा, यहाँ पर साथियों ये वाला हमने 2 तो लिखा ही नहीं, ये यहाँ पर जो 2 आया वो तो 2 लिखा नहीं, बिल्कुल 2 लिख लिया। अब देखिए इस ये √3 साथियों कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास साथियों बचेगा √2 बचेगा, गुणा √3 बचेगा, गुणा √2 बचेगा, और साथियों क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए √2 क्या बन जाएगा, सिर्फ 2 बन जाएगा, तो 2 लिख लिया। और अगर बात करें साथियों √3 है और बटे में क्या है, √2 है, सॉरी 2 है सिर्फ, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास क्या बचा है, √3 बचा है। क्या साथियों √3 ऑप्शन में कहीं पर है, तो बिल्कुल है साथियों, और यही आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए कि x प्लस 1/x क्या लिखा, मैं आपको लिखकर बता देता हूं। x प्लस 1/x बराबर कितना है साथियों, बराबर 17/x है। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, x का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं साथियों, इसको कैलकुलेट करा लेते हैं, देख लेते हैं साथियों क्या आ जाएगा। इस x की गुणा इस x से हो जाएगी, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में साथियों x आ जाएगा, बराबर 17/x आ जाएगा। अच्छा, जब बराबर होता है और नीचे सेम नंबर है तो वो नंबर कट जाते हैं, लेकिन अगर प्लस हो या माइनस हो तो वो एक बार लिख लेते, लेकिन जब अगर बराबर हो ना तो वो साथियों कट जाते। अब आपके पास क्या बचा है, सिर्फ x² प्लस 1 बराबर 17, इतना आपके पास बचा है। x² ऐसे लिख लिया, बराबर 17 लिख लिया, ये इधर प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x² क्या बचता है साथियों, 16 बचता है। और अगर बात करते हैं x इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, 16 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब जब 16 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा तो कहा जा सकता है साथियों इसको 4 गुणा 4 भी लिखा जा सकता है। तो 2 बार 4 है ना, तो साथियों 1 4 रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका जो बचेगा वो 4 बचेगा। और यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान साथियों 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब उसके बाद देखिए आज की क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि a ने b को 5,000 रुपए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए दिए, ठीक है, c को 3,000 रुपए 4 वर्ष के दिए, साधारण ब्याज की दर एक ही दर से उधार दिए, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2,200 रुपए प्राप्त किए, तो वार्षिक दर आपसे पूछी जा रही है, यानी कि कुल मिला के साथियों आर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए तो जब भी ये कहे कि 2 तरह के मूलधन हो, 2 तरह के मूलधन हो, 2 तरह के वर्ष हो, ठीक है, और अगर आपको दे दिया जाए कि इनसे जो दोनों साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो आप क्या करोगे साथियों, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 लिख देंगे,
PRT SI बराबर PRT वाला फॉर्मूला लगे, SI बराबर PRT बटे 100। तो P आपका क्या है, मूलधन है 5000, समय आपका 2 है, और यहां पर क्या पूछा गया है, दर आपकी एक ही दर है, दोनों में एक ही दर है, लेकिन आर बताई गई नहीं, दर बताई गई नहीं, तो आर हम इसको मान लेते हैं दर को। बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस यहां पर हो जाएगा, दूसरी बात लिख लेंगे 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए, 3000 रुपए दिए हैं 4 वर्ष के लिए साथियों, दर हमें पता नहीं है, दर ज्ञात करना है तो आर लिख लेंगे और बटे में साथियों 100 लिख लेंगे। यानी कि इन दोनों का जो इन दोनों से साधारण ब्याज निकल कर आता है वो 2200 है ना, तो इसको जब जोड़ेंगे साथियों तो 2200 आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, क्या बचा ऊपर साथियों, 5 दूना आपका 10, यानी कि 100 आर यहां पर आ जाएगा, प्लस 30 चौक कितने होते हैं साथियों, 120 होते हैं, तो 120 आर यहां पर आ जाएगा, बराबर कितना है साथियों, 2200 है। यानी कि कहा जा सकता है 100 आर 120 आर, यानी कि 220 आर की जो वैल्यू है ना साथियों वो 2200 है। ठीक है, 2200 है। तो कहा जा सकता है साथियों कि आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा साथियों यहां पर 2200 और बटे 220। ठीक है, अब इस 220 से ये 220 पूरा पूरा कैंसिल और एक जीरो बचा तो आर आ जाएगा, यानी कि अगर बात करें साथियों यहां पर आर बराबर 10% आ जाएगा। तो आर बराबर यहां पर साथियों 10% आ जाएगा, और आर की वैल्यू ही आपसे पूछी गई थी, यानी कि दर कितनी है, तो दर साथियों 10% है, और 10% कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आप लोगों ने देखे यहां पर पूरे पूरे साथियों 115 प्रश्न आपने देखे, थोड़े से प्रश्न साथियों कम रह गए, पूरे प्रश्न में नहीं ला पाए क्योंकि ऑलरेडी साथियों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है और लंबी वैसे हो जाती है। चलिए, तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, ये चारों विषयों का निचोड़ आपने देखा यहां पर कैसे क्या साथियों हुआ। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों, एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताएंगे। यूपी पुलिस का एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा बहुत आसानी से, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। एक साथियों अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट आपको दी गई है, यानी कि एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है, वहां पर जितनी भी साथियों क्लासेस हैं उसमें जितने भी प्रश्न हैं, परीक्षा में जाने से पहले उस हर एक वीडियोस का हर एक साथियों क्वेश्चन आपके मनोमस्तिष्क में अगर साथियों है तो एग्जाम में साथियों आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपको कोई पछाड़ नहीं पाएगा। तो तुरंत साथियों इस वीडियो को देखने के बाद जाइए उस प्लेलिस्ट में और उस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो का हर एक प्रश्न साथियों अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए और क्रैक कर दीजिए साथियों जाके एग्जाम को। ठीक है साथियों, तो इसलिए कि अगर तो वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।